with this idea that PSU banks will also outperform Bank Nifty, then ideally CPSE should outperform both of them by this logic. So the second question is, am I right in thinking that way? And the first question कि ये इतना लॉन्ग टर्म में ऐसा क्या फंडामेंटल रीजन ऐसा हो क्या सकता है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, तो बस ये अगर आप बताएं तो। सर देखो, जब मैं पीएसयू बैंक को कंपेयर करने जाऊंगा तो मैं 2-3 चीज़ों से कंपेयर करूंगा। अगर मैं पर्टिकुलर पीएसयू इंडेक्स की बात कर रहा हूँ तो मैं बैंक निफ्टी से कंपेयर करूंगा, न कि मैं उसको जाके सीपीएससी से कंपेयर करूंगा, आईटी से कंपेयर करूंगा, मेटल से कंपेयर करूंगा, क्योंकि उनका कोई आपस में कोई रिश्ता नहीं है। उसका कंपटीशन प्राइवेट बैंकों से है। मैं एचडीएफसी और आईसीआईसी को आपस में करूंगा क्योंकि इनकी बाजार में खुला कंपटीशन है। कभी एक आउट परफॉर्म करता है, कभी दूसरा आउट परफॉर्म करता है। तो आप कंपैरिजन क्या कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट है। आपका कंपैरिजन शायद मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं उस डायरेक्शन में कभी गया नहीं, और शायद मुझे लग रहा है कि अगर मैं ठीक से स्टडी करूं तो उसके सारे लॉजिक भी निकाल के दे सकता हूं कि कोई मतलब नहीं है इनका आपस में कंपेयर करने का। टेक्निकल एनालिसिस चार्ट पे इसका मतलब ये नहीं कि सारा डेटा अवेलेबल है तो कुछ भी किसी से डिवाइड कर दें। कुछ सोच समझ के करना पड़ेगा। अगर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी को आपस में कंपेयर करते हैं तो लॉजिकली करते हैं, क्योंकि निफ्टी का 35% कंपोनेंट बैंक निफ्टी है और वो लीडर है हमेशा से, क्योंकि हमारी डोमेस्टिक बेस्ड इकोनॉमी है। हमारा हमेशा जब भी हाईएस्ट गेन देता है किसी बुल मार्केट में, वो सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी देता है। आज तक किसी इंडेक्स ने कभी नहीं दिया पिछले 30 साल में। जब भी लीडर बनता है तो बैंक निफ्टी बनता है। जब भी बुरा हाल बुरी तरह से होता है तो बैंक निफ्टी पैनिक होकर गिरता है, क्योंकि उसी के ऊपर सबसे बुरा असर पड़ता है। तो आप उनसे आपस में ऐसे नहीं कंपेयर कर सकते। जितने भी मेजर इंडेक्स है आप निफ्टी से कंपेयर कर लीजिए, समझ में आता है। 2 तरह के बैंक है, उनका आपस में कर लीजिए। लेकिन आप इनको इस तरह से खुलेआम नहीं कंपेयर कर सकते कि किसी भी चीज को आप किसी से कर दीजिए कंपेयर। हेलो, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन विजय जी है। विजय जी, उनका वॉइस का काफी इश्यू है, 2 बार कनेक्ट हो चुके हैं। और देख लीजिए, हम लोग 4 बजे स्टार्ट किए हैं, 5 साढ़े 5 तक बंद कर देंगे, क्योंकि मुझे लगता है आज हर्षोल्लास इतना ज्यादा है, बहुत लोगों ने पैसा छाप लिया है, किसी को सवाल है पूछना नहीं। मार्केट जब गिरती तभी सबको सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं। अभी तो विपिन भाई तेजी में तो पूरे नहीं, जब आप पहले ही मना कर दोगे कि हम स्टॉक पे बात नहीं करेंगे, सबको स्टॉक पे बात करनी रहती है। अभी तो बहुत सारे लोग अभी भी क्या बोले शक की निगाह से देख रहे हैं तेजी को। अभी भी तो उसमें सबसे ज्यादा शक की निगाह में हम ही लोग हैं। सही बात है सर। मैं ले रहा हूँ सर, और आए हैं हरीश जी हैं। हरीश जी अनम्यूट करके बोलिए। Hello, sir. Is my voice audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Thanks for this opportunity. I have a question on emotional quotient. The reason being, we all think, okay, we are long-term investors. We need to look for a long-term opportunity, and say from at least 2-3 years perspective. The moment we see a gain of say 20%, 25%, we always tend to book profit. I mean, most of the people, okay, they always come with a mindset of long-term horizon, and for X reasons, they tend to book profit, and again start feeling, okay, I should have not booked it. So, how do we handle such emotional quotient in terms of handling fear? So that's my concern. I mean, that's my question about. Thank you. हरी जी, बहुत आसान है इसका जवाब। अगर आप फंडामेंटल समझते हैं तो आपको कंपनी के बारे में हमेशा नोटिस करना पड़ेगा क्या चल रहा है, क्या अपडेट्स है। और यही याद रखिएगा कि अगर किसी का अपडेट्स अच्छे से जानना चाहते हैं तो जो भी बहुत बड़ी कंपनियां हैं, दिग्गज कंपनियां, उनका अपडेट आपको अच्छी तरह से पता होगा। छोटी छोटी कंपनियों के आपको अपडेट नहीं पता होंगे। जैसे टाटा की कंपनी है, आईसीआईसी, एचडीएफसी, इनके बारे में छोटी छोटी खबरें छप जाती है अखबार में, आप उनकी रिपोर्ट भी डिटेल में मिल जाती है।
ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पे बात कर रहे होते हैं, लेकिन हर कंपनियों पे लोग बात नहीं कर सकते। तो अगर आप फंडामेंटली करते हो तो आप बस मॉनिटर करते रहो कि हाँ कब तक कंपनी परफॉर्म करे और आप बैठे रहो। ऐसा कुछ नहीं होता लॉन्ग टर्म और ये सब। लॉन्ग टर्म मतलब क्या, 6 महीना कि 1 साल कि 6 साल, क्या लॉन्ग टर्म? अगर मैं एसबीआई में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड था और 2010 में मैंने इन्वेस्ट किया, तो मैं 2020 तक 150 से 300 में अप डाउन कर रहा हूँ। मेरा कुछ नहीं समझ में आ रहा क्या चल रहा है मेरे साथ। जब वो ऊपर 320-25 आता है उसमें बिकवाली आ जाती है, फिर 150 रुपया से खरीदारी आ जाती है और उसने 3-4 साइकिल दी, कभी भी कुछ नहीं हुआ। तो अगर आप फंडामेंटली भी ट्रैक करते हैं तो हमें समझ में आता है कि यार 300-350 पे अब इसकी हालत खराब हो जा रही है। अब इसको प्रॉब्लम है क्योंकि इसने कुछ भी ऐसा नहीं कर रहा कि इसमें अपने सारे हाई पीछे के तोड़ने की औकात आए। तो पता चला 350 का नींद जार करते 300 पे कर लिया और 150 पे तो नहीं खरीद पाए तो 200 पे खरीद लिया। तो 100 रुपया कमा लेते हैं जितनी बार नीचे मिलता है। अगर आप यही चीज टेक्निकल चार्ट अगर थोड़ी सी सीख लिए तो बहुत बेसिक सी चीज रखिए कि आप मूविंग एवरेजेस यूज करिए और कुछ भी मत यूज करिए, क्योंकि आप इन्वेस्टर हैं। आपको सिर्फ ये देखना है कि पिछले 10 दिन से जो एवरेजेज है उसके ऊपर अगर प्राइस एक्शन है तो बायर खुशहाल है, अगर 20 दिन का है तो और थोड़ा ज्यादा खुशहाल है, 30 दिन के ऊपर है तो और बहुत खुशहाल है। तो इस तरीके से आप आइडिया लगा सकते हैं कि स्टॉक आपको कब तक होल्ड रखना है, उसमें किस तरह का स्ट्रक्चर बन रहा है जो प्रैक्टिस से आता है। क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस पे कोई सब्जेक्टिव मटेरियल नहीं है, वहाँ पर आपको स्ट्रक्चर देख के आइडिया लगता है और वो आपको अर्निंग खुद ही सीखना पड़ता है कि क्या करना है, कैसे समझ में आएगा कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, थक गया है मार्केट, काफी प्रॉफिट है, हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग हो, तब आप कर सकते हैं। ये चीज फंडामेंटल वाला नहीं कर सकता, उसका बहुत बड़े बड़े होरिजन पे रहता है क्योंकि वो न्यूज बेस्ड चल रहा है, कंपनी के इंप्रूवमेंट के हिसाब से चल रहा है, बाजार की डिमांड के हिसाब से चल रहा है। तो वो नहीं कर पाता है, वो दूसरे उसके डेटा हैं, दूसरे कंपोनेंट हैं, वो उतने रिलायबल कभी आते नहीं, उतना रिटर्न कभी देते नहीं। तो आप अपना डायरेक्शन देख लीजिए कि किस तरह से आप मैनेज करना चाहते हैं। Thank you, sir. Okay, just a small example. I just take the recent one which has happened with me. I was tracking Bajaj FinServ and I was able to grab the, not exactly the low, I was able to get it at 11,900. And the moment it reached 15,500, I booked my profit. But later the news came from in terms of bonus and split. So these things were not readily available with all our retail investors. So I missed the rally to 17,000 now. I mean, I'm not regretting for it, but end of the day, like how do I foresee? I mean, is on the hindsight we can see, oh, I could have done this, but okay. Anyways, so this is something which I wanted to share. इसका एक Thank और you. उपाय है कि जब डर लगा तो पूरा नहीं बेचना था। इसका वो उपाय है जो मैं पिछले 2 स्पेसेस में ये बात बार बार बस सिखा चुका हूँ। कभी पूरा मत बेचो, जब गड़बड़ लगना शुरू हो तो 25% बेचो और गड़बड़ लगता तो बचा 25% और बेच दो। हो सकता है कि वहीं बीच में रुक जाए और आपको फिर से अच्छा लगने लगे तो वापस 25% खरीद लो। जब जब अच्छा लगे तो थोड़ा थोड़ा करो, 5 टुकड़ा कर लो, आसान हो जाता है। 20-20% के टुकड़े कर लो आप। जितना ज्यादा डर लग रहा है आप टुकड़ों में बेचो, टुकड़ों में जब तक आपको और कंफर्मेशन ना हो जाए कि यार ये तो सच में खराब है। तो देखो ना, आपका बुक भी तो हो रहा है और आप अगर वहीं से पलट गया, सब कुछ ठीक हो गया तो पता चला आप री एंट्री भी कर जाओगे। तो पार्शियल ही सबसे अच्छा सोल्यूशन है किसी इन्वेस्टर के लिए। हम उठा के कई बार होता है हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है, ये नहीं सोचते यार कुछ अच्छा हो सकता है कि और हो ना हो, तो हम उठा के बेच देते हैं और ये नहीं सोचते कि आखिर कोई तो खरीद भी यहाँ पे भी रहा है। हम ये नहीं कह रहे हैं, आखिर जब भी किसी दिन स्विंग हाई लगेगा वो आखिरी हाई होगा, फिर वहां से एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग होगी। लेकिन बीच बीच के सफर में कितनी बार मार्केट दिखाता है कि शायद स्विंग हाई लग गया, चलो बेचो, और वो थोड़ा नीचे आता है वापस चल देता है, फिर लगता है कि अब शायद स्विंग हाई लग गया। तो ये कंफ्यूजन तो हमेशा बरकरार रहेगा। तो कंफ्यूजन मैटर में उतारिए आप थोड़ा थोड़ा, जब ठीक लगे मॉनिटर करते रहिए, नहीं ठीक लगता थोड़ा और उतारिए। तो ये तरीका ज्यादा सही होगा और कोई सही तरीका नहीं है। मार्केट में कोई थंब रूल नहीं चलने वाला, कभी नहीं चलेगा। थंब रूल जिस दिन बन गया उसी दिन मार्केट खत्म हो गई। याद रखिएगा, मार्केट तभी तक चलती रहेगी जब तक रैंडम रहेगी, क्योंकि जैसे ही थंब रूल बनता है फिर न्यूटन और आइंस्टीन जैसे लोग आएंगे और उसका फार्मूला बनाएंगे और मार्केट से सारा पैसा एक ही बार में निकाल कर रख लेंगे। फिर किसी के पास ना लगाने को है ना निकालने को है, कुछ नहीं।
फिर वो एक ही बार में खत्म हो जाएगा, मार्केट फिर बंद हो जाएगा, कोई ट्रेडिंग नहीं करेगा। तो जो आज हो सकता है बहुत बदकिस्मत हो, जिसके पोर्टफोलियो बहुत बुरा हाल हो, कल को वही खुदकिस्मत बन जाएगा, और आज बहुत खुशकिस्मत है वही बदकिस्मत बन जाएगा अगर लेके बैठा हुआ है। तो मार्केट रैंडम है, जैसे आप चाहें वैसे आप मैनेज करें, ऐसा रूल अप्लाई करें कि रैंडम मार्केट को कैसे ट्रीट करें, इसको रैंडम समझ के करिए। हम कोई थंब रूल काम नहीं करेगा, एक बार वही बनाया लॉजिक पे डिसीजन काम कर गया और 4 बार नहीं करेगा। एक बार और 4 बार का कंपेयर किया है मैंने कि 4 बार नहीं करेगा लेकिन 1 बार करेगा, कई बार 2 बार करेगा, 3 बार नहीं करेगा। सब प्योर रैंडम, कोई फिक्स थंब रूल नहीं बना सकते। सही बात है सर, थैंक यू फॉर ऑल द एनालिसिस एंड your analysis is fantastic and even thanks to VKA. So Vinay sir, thank you so much. Thank you. वेलकम हरीश भाई। Mr. Vijay? Yes, sir. I'm audible now? हाँ जी, आ रही है, बताइए। हाँ सर, कोई क्वेश्चन नहीं था, just want to say thanks to विपिन सर। almost more year and half से follow कर रहा हूँ and have been buying बैंक निफ्टी ICICI जब इन्होंने पूरा जब हर कोई डरा रहा था at the time whatever message you sent, I luckily trusted that and then I'm in good feet right now. And now I'm seeing at the time, the PMS guys, we are not very sure. They're saying we'll see how things go. Now I'm seeing big PMS guys like Negan or Capital Mind saying that they're super bullish on the market now, which is basically seconding what Vipin has been saying for a long time. Basic question I had Vipin, over and above this. Morning you said BSNL. So are you suspecting something might go wrong or there might be a bigger dip of the 21,800 or 21,500? विनय भाई मुझे थोड़ा नॉइस था, तो सवाल आपको समझ में आ गया है? हाँ जी, ये बोल रहे हैं कि बस जो आपने गाइडेंस दिया उसके लिए धन्यवाद कर रहे हैं, और दूसरी चीज पूछ रहे हैं कि आपने सुबह ट्वीट किया था कि 21,500 पे सब बेच देना, तो कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या बोल के सब पूछ रहे थे बस। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। सफर 24-25 हजार भी हो सकता है, 30-35 हजार भी होगा, 40-50 हजार भी होगा। लेकिन अगर आप देखिए तो अगर मान लीजिए 21,000 आया 21,500-800 का जो रेंज है आया, तो उस दिन आप पीछे जब मुड़ के देखेंगे तो आपको ये भी याद आएगा कि 15,500 आया था, उसके बाद 14,000 आया था। 3 महीने में काफी स्टॉकों का रोटेशन हुआ था, सेक्टर का रोटेशन हुआ था। उसके बाद फिर मार्केट 18,600 गया था, एक अच्छी रैली थी 4,600 पॉइंट की। उसके बाद फिर वहां से मार्केट 15,183 आता है, जिसमें 9 महीने लगा। तमाम ऐसे स्टॉक थे जो 40-50% भी गिरे हैं और कुछ 10-20% ही गिरे हैं। तो ये पड़ाव होते हैं जहां पर आपको एक अच्छा खासा उतर जाने पे प्रॉफिट होता है। तो ये पड़ाव इम्पोर्टेंट होगा, यहाँ पर जो भी बैठा है वो प्रॉफिट बुक करने आ सकता है। उसके बाद आप उसको उस पॉइंट पे मॉनिटर भी करते हैं कि कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, उस समय की न्यूज़ें क्या चल रही। तो वो सिर्फ एक कॉशन लेवल है एक बड़े सफर का। अब कोई ये नहीं कह सकता, जैसे पिछला वाला जो उतरा था वो सिर्फ 3 महीने का था। फरवरी में हाई लगता है, मई में लो लगता है, और उसके बाद अक्टूबर में टॉप लगता है। उसके बाद 9 महीने तक मार्केट गिरावट रहा। पिछला वाला सिर्फ 2-3 महीने में खत्म हुआ, अगला वाला 9 महीने तक चला। तो कोई नहीं जानता, क्या पता 21,500 से 800 के बैंड जाने के बाद आपको 12 महीने तक मार्केट साइडवेज मिले, तो आपको बैठा क्या रहने से फायदा है। पता चला 10-20% स्टॉक भी डाउन हुआ और साल का 10% का ब्याज भी गया, इधर भी गया, तो मैंने तो बहुत कुछ खो दिया। तो वो एक अगला पड़ाव है, वहां से जरूरी नहीं है। क्योंकि एक फोटो घूम रही है ट्विटर पे कि इसके बाद पूरी तरह से कोलैप्स हो सकता है। ये तब भी मैंने देखा था 21,000, जब मैंने 21,800 का जब पिछली बार डाला था, 19 तारीख को टॉप लगा था, 20 तारीख को ही मैंने लगाया कि 18,600 एक मेजर टॉप लगता है। कैलकुलेटेड था भाव, वो भी कैलकुलेट किया गया था 14,000 पे मई में कि 18,900 शायद जा सकता है, वो 300 पॉइंट कम गया, तो उसके लिए तो अप्लाइज है। बट 15,000 तक का अंदाजा था, वहां पर भी 200 पॉइंट का धोखा हुआ कि 183 से घूम गया, तो उसके लिए भी माफी है कि 183 नहीं निकाल पाए थे।
बट अब यहाँ से जब हमको लगा कि 21,800 जाएगा तो हमने कहा 300 पॉइंट घटा भी लेते हैं, क्या पता इस बार फिर हमारे साथ कोई धोखा हो जाए, इतना बेचने में खुशहाली बेचने में जोश आ जाए। तो मैंने थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया, एक बैंड बताया आपको कि इस बैंड में एक बार प्रॉफिट बुक करिएगा, फिर देखिएगा क्या करना है। ये रिटर्न आवाज कहाँ से आ रही है? मिस्टर विजय आपका म्यूट कीजिए ना प्लीज। तो हो सकता है कि यहाँ पर एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो। सोचिए ना, 15,000 से 21,000, ओ माय गॉड, कितना पैसा लेके कहाँ लोग जाएंगे। सबको बेचना भी रहता है, बिकवाली भी करना रहता है। क्या पता सेक्टर का रोटेशन हो जाए अगली रैली में दूसरे सेक्टरों में कि ये कम चलेगा ये ज्यादा चलेगा, क्योंकि इस पूरे सफर में ऐसा भी तो हो सकता है कि कई ऐसे सेक्टर हो जो उतना अच्छा परफॉर्म ना करे, तो सेक्टर रोटेशन दोबारा हो सकता है। स्टॉकों का रोटेशन हो सकता है कि कौन से स्टॉक का फंडामेंटल चल रहा है। अगर बैंकिंग की बात हो रही, बैंक निफ्टी भाग रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि सारे बैंक भागेंगे, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि सारे बैंकों का आपस में भी बाजार में कंपटीशन चल रहा है। सबके नियम कानून अलग है, सबकी टीम अलग है। परफॉर्मर की तरफ हर कोई स्विच करता है और जो नहीं लीड कर रहा है उससे लोग पैसा निकालते हैं, परफॉर्मर की तरफ भागते हैं। तो ये सब परमानेंट प्रोसेस है, चलता रहेगा। तो सिर्फ आपके लिए वो एक नेक्स्ट कॉशन लेवल है कि यहाँ पर आप एक बार पहले हल्के होइए, फिर मॉनिटर करिए, समझिए बाजार को, और उसके बाद फिर से अगर बाजार में सब कुछ सही है तो फिर से टेक ऑफ, एक नया टेक ऑफ के लिए जाइए। तो और एक चीज ऐड करना था यहाँ पे, जो साइकिल्स दिया है ना इसके अंदर, ये 2004 और 8 के बीच में 3-4 करेक्शन आए थे, 25 और 30% करेक्शन आए थे, जब एक महीने में भी करेक्शन होता था। पूरा एक महीना करेक्शन होता था, अगले महीने वापस वो 2 महीने में वो करेक्शन को पार करके ऊपर चला जाता था वो। करेक्ट बात है। हालांकि हम लोगों ने एक चार्ट डाला था निफ्टी का जिसमें ये दिखाया था कि वो जो मोमेंटम आया था वो जस्ट टीने से मार्केट निकला था और 18 प्लस हुआ था, तो वो जोश थी, ऊपर जाने की भी स्पीड बहुत ज्यादा तेज थी, और जब करेक्शन लेता था तो वो भी था, उसमें इम्पल्स बहुत ज्यादा हाई थी। अब ये जो मार्केट है ये काफी मेच्योर है और बहुत बड़े मार्केट कैप पे अगर चल रही है तो जाहिर सी बात है वजन भी बहुत भारी होगा, इतना आसान नहीं होगा। तब के टाइम में हमारे पास इतना सोशल मीडिया नहीं था, बेवकूफ बनाना, इतना बेवकूफ बना के खबरें फैलाना झूठी इतना आसान नहीं था। आज तो घर घर में खबरें पहुंचाई जाती कि ये सब ब्रेकआउट नकली है, एक खबर आई है, मेरा इस इनसाइडर कनेक्शन है तो ये है, मार्केट क्रैश होगा और दुनिया भर की अफवाहें बाजार में फैलेंगी। बिल्कुल फैलाएंगे। अगर मेरे पास कई हजार करोड़ इन्वेस्ट करने को मुझे अगर आप देंगे तो मुझे बाजार में बुरी खबरें फैलानी है, अदरवाइज मुझे सस्ते में माल नहीं मिलने वाला। तो ये बहुत बेसिक सा कॉमन सेंस का मैटर है कि अगर मार्केट को बहुत ऊपर जाना है तो ढेर सारा पैसा लगेगा, और जब ढेर सारा पैसा लगेगा तो चाहेगा मुझे सस्ते में माल मिले, तो वो अफवाहों में, बुरी खबरों के दौरान ही माल मिलता है, अच्छी खबरों में माल नहीं मिलता, कोई छोड़ता ही नहीं। आप तो लॉग इन भी ना करो, अगर मैं आपको भरोसा हो जाए आंख बंद करके कि अब तो 21,800 आएगा, आप सपोज वो रियल भरोसा हो जाए आपको कि भाई मैंने बोला है आपको करना, आप किसी दिन लॉग इन भी नहीं करो। छोड़ो ना, डेटा बचा लेते हैं, फेसबुक देख लेंगे, वीडियो देख लेंगे, यूट्यूब वीडियो, क्या करना है मार्केट देखने की, 21,800 आएगा ही आएगा। लेकिन इस पीरियड में बेचेगा कौन? जिसको डराया जाएगा, अरे वहां पे गैस पाइप फट गई, अरे वहां पे ये ब्लास्ट हो गया, तो यहाँ पे ये हो गया, तो भूकंप आ गया, तो ये हो गया, तो सरकार ये भी दब गई, तो शाम को मान भी तो जाती है, तो ये हो जाता है, तो वो हो जाता है। रोज तमाशा चलता है बुल मार्केट में, सबसे ज्यादा तमाशा चलता है। इससे ज्यादा तमाशा बियर मार्केट में कभी नहीं होता, आधा से कम होता है। सबसे ज्यादा गंदा, सबसे ज्यादा गंद मचती है तो वो बुल मार्केट में मचती है। और ये सिर्फ उसको याद होगा जिसने प्रॉपर बुल मार्केट्स जितनी भी है, जिसके पास 10-15 साल का, 20 साल का, जितना ज्यादा होगा, और वो सिर्फ एक्सपीरियंस से नहीं किया, आपने ट्रेडिंग किया, आपने उसको प्रॉपर जिया है क्या, कि आप खबरें भी देख रहे हो, मार्केट भी देख रहे हो, जी रहे हो, एक एक चीज आपको याद है। आप तो एक हफ्ते का पीछे का भाव लोग भूल जाते हैं, वो छोड़िए खरीदा कितने भाव में, 1 घंटे बाद ये भूल जाता है कि एग्जैक्ट क्या भाव खरीदा था। तो आपको याद नहीं रखेंगे तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। याददाश्त आपकी इंपॉर्टेंट है। मैं 2002 के बाद से मैं मार्केट में हूँ, और एक्चुअली रियल बुल मार्केट वहीं से स्टार्ट हुई थी। मैं भी जस्ट जवान हुआ था, मार्केट भी जस्ट जवान हुई थी, तो हमारी जवानी साथ में चल रही मार्केट के, और हम भी वैसे ही जोश में ट्रेडिंग करते थे जैसा जोश में मार्केट में
रिटर्न दिया, 600% का रिटर्न 5 साल में दे दिया। हर साल 100% भाग रही है अपने पोजीशन से, अपने बेस से दुगना हो जा रहा है। तो एक मेरे लिए तो बहुत ही फैंटास्टिक हार्मोनी था कि मेरी उम्र, मेरे तकाजे और मेरी गर्मी के साथ मार्केट की जवानी भी चल रही थी। उसके बाद मार्केट ने छींक भी मारी तो बहुत जोर से मारी, टूटा भी, फिर वापस रिकवर भी हुआ क्योंकि उसके अंदर जवानी का खून था। लेकिन उसके बाद अब जो 2 ठोकरें खाने के बाद जिस तरीके से मार्केट गया और फिर दुनिया भर की प्रॉब्लम आई और हम लोग मिड लाइफ क्राइसिस में थे, तो अब जब हम लोग चल रहे हैं बहुत मैच्योर में, तो बहुत आराम से बहुत लंबा सफर चलने की उम्मीद है। जितनी फंडामेंटल रिपोर्ट हम लोगों ने शेयर करी है, रिट्वीट करी है दूसरे लोगों की, कि देखो हम पिछले 3 महीने से क्या बता रहे थे आपसे कि इंडिया से बेस्ट इस समय कोई हब नहीं, और ये वो बातें नहीं है, क्योंकि ये बातें ना आप पिछले 12 साल से सुन रहे हो। ये इलॉजिकल थी, तब था ही नहीं कुछ, तब दुनिया भर की प्रॉब्लम थी। और हम, क्या होता है कि लोगों को बुलिस बनाना है जबरदस्ती, तो हमारे पास सबसे बेस्ट टेक्निक क्या होगी, पूरी दुनिया में सबसे अच्छा इंडिया है, अरे ये बोल दो, बात खत्म हो गई। अब इसको जस्टिफाई भी नहीं करना, अपने देश के खिलाफ बोल भी नहीं सकते कि नहीं नहीं हमारे यहाँ तो कुछ बुरा है। तो ये तो पुराना फंडा था, बट ये इस बार इसको समझना पड़ेगा कि ये सब कुछ बिल्कुल इंडिया के लिए सबसे बेहतर पोजीशन है। और बाकी देश भी बढ़ेंगे, सारे इंडेक्स बढ़ेंगे, लेकिन हम आउट परफॉर्मेंस पिछले 3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में हमने दिखा रहे हैं कि हम दुनिया के सामने अलग परफॉर्म कर रहे हैं। और ये एक दिन का होता है तो ठीक है कि 1 महीने का था, टेम्परेरी था, बेवकूफ बनाने के लिए था, कोई टेम्परेरी न्यूज है। हम पिछले 6-8 महीने से परफॉर्म कर, कंटिन्यूअस हम परफॉर्म कर रहे हैं, आउट परफॉर्म कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड को, मार्केट को। हम 2-3 बार तो देखिए 18,000 आ गए, हमारे स्टॉक्स का कवर हो जाते कितनी तेजी से। तो हम सच में एक बहुत जेन्युइन बुल मार्केट में। ठीक है मिस्टर विजय। लास्ट क्वेश्चन, यूरोप जो सिचुएशन चल रहा है एनर्जी, उससे कुछ फायदा होगा हमें? यूरोप में जो अभी सिचुएशन चल रहा है, इंडस्ट्री सब शायद बंद होंगी बिकॉज ऑफ द एनर्जी क्राइसिस, विल एनी ऑफ दैट हेल्प अस our market? सर किसी को, ये रुको विनय, सर किसी को फ्लू हो जाए तो वो 4-6 दिन के लिए होता है, जिंदगी भर के लिए नहीं होता है। ये सब फ्लू है, फ्लू। साल के सीजन में ना हर महीने सर्दी जुकाम होगा, हर महीने ठीक होंगे, ये सबसे कुछ नहीं चलता। ये सब हवा बना के जो पेश किया जाता है ना, वो सब सिर्फ जानबूझ के पेश किया जाता है कि आप डरो, ताकि आप माल होल्ड ना कर पाओ, आप बेचो, क्योंकि माल उनको चाहिए। थैंक यू सर, दैट्स ऑल। ठीक है जी सर। नेक्स्ट मिस्टर मयूर। गुड इवनिंग एवरीवन। सर मेरा एक क्वेश्चन आपसे सिर्फ इतना था सर कि ग्लोबल मेटल्स के ऊपर आपका क्या ओपिनियन है सर, इंक्लूडिंग गोल्ड एंड सिल्वर एंड अदर मेटल्स? मेरे ख्याल से कूलिंग बरकरार रहनी चाहिए। ये जिस तरीके से डॉलर को सारी ये डॉलर इंडेक्स या करेंसियों के अप्रिसिएशन की लड़ाई चल रही है, तो मेरे ख्याल से मेटल्स अभी कूलिंग रहेंगे। पिछला उन्होंने बहुत बड़ा आउट परफॉर्मेंस दी है, और वो भी दूसरी चीजों के बहाने से, न कि डिमांड के बल पे। डिमांड होती है ना तो स्टेप बाय स्टेप होती है, एकदम से डिमांड आई हमेशा खत्म होती, क्योंकि एकदम से कोई भी चीज जो भी ग्रोथ करती कहीं पर भी, जैसे शादी के सीजन आते हैं ना, 2 महीना 3 महीना के एकदम से डिमांड आती है हर चीज की। या कोई त्योहार आता भी आएगा, आपका नवरात्र आएगा, क्या होगा, साला हर फल 1.5 गुना महंगा हो जाएगा, हर सामान, तो वो एकदम से डिमांड आई है। बट एक कंसिस्टेंसी की डिमांड होती है, लोगों की लाइफ में, रूटीन में, उनकी लाइफ स्टाइल में चेंज हो रहा है, तो वो जो डिमांड होती है उससे समझ में आता है। ये जो थी सारी की सारी पैनिक के कारण, इन चीजों के अनसर्टेनिटी के कारण सारी चीजें ब्लॉक हुई, सप्लाई रुकी, उस कारण हुई है। तो ये कूलिंग मेरे ख्याल से ना अभी कूलिंग प्रोसेस में रहेगा, यहाँ पर घुसने से कोई फायदा है नहीं, आपको कुछ नहीं मिलेगा। ऊपर नीचे आप ट्रैप रहेंगे, नीचे जाएगा फिर ऊपर आ जाएगा, आपको लगेगा देखो ऊपर आ गया, ये कह रहे थे नीचे जाएगा, मैंने कहा नीचे ना ऊपर। ये आप लेके बैठे रहो, साल भर का रिटर्न शायद जीरो आएगा। यहाँ से चला था, यहीं पड़ा है, ऊपर भी गया नीचे भी गया, ट्रेडर करता रहा। बट ये साइडवेज रहने की प्रोबेबिलिटी आईटी और मेटल में अभी अगले 6-8 महीने तक और है। सर आपकी स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग और स्टाइल ऑफ ट्विटरिंग हेनरिक जिबर्ग करके एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं सर, उनकी तरह है, और वो भी निफ्टी पे बहुत बुलिश हैं अभी।
उनके भी टारगेट 21,380 350 के आए हैं अभी निफ्टी 50 के लिए। तो सर डीकपलिंग होगी, मतलब ये बात अब आप कंफर्म है सब? मतलब बहुत लोग बोल रहे हैं कि लास्ट टाइम भी 2-3 महीने लेट डीकपल हुए थे हम, पर वापस हमने यूएस मार्केट्स को साथ में ही ट्रेंड अपनी चेंज कर ली थी और नीचे गिर गए थे। सच्चाई बताएं तो हम लोग पिछले 8 महीने से डिकपल है। हमने टॉप लगाया अक्टूबर में, हम दिसंबर में गिर रहे थे, अमेरिका ऊपर जा रहा था, नया हाई मार रहा था। हम जब रिकवर करने गए तो वो साइडवेज हो गया। तो हम डिकपल्ड एक्चुअली काफी टाइम से। और ये एक्चुअली इसको और भी तरीके से बोलूं तो हम सच में जो डिकपल है, रियल में हम कोरोना के जो क्रैश हुआ था, अगर मैं वहां से काउंट करूं तो हम सच में डिकपल्ड है। क्योंकि हर जगह की जो क्राइसिस आई थी, हर जगह जो प्रॉब्लम आई थी, वो डिफरेंट डिफरेंट आई थी। तो ओवरऑल आप कहोगे कि नहीं नहीं हम इतने पीरियड तक ठीक चले, फिर वो तो कपल डिकपल का भी एक साइकिल ही होता है कि इतने टाइम के लिए कपल हो जाओ, इतने टाइम के लिए डिकपल हो जाओ। तो ये तो शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप है इनकी, और कुछ नहीं। कोई लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप किसी भी कंट्री की आपस में नहीं चलती है। स्टॉक मार्केट में एकदम क्लियर है। तो ये जो कपल डिकपल है, ये भी एक कहने के लिए एक नया है। जितने ज्यादा तमाशा रखोगे, जितने ज्यादा आप आइटम रखोगे, उतना बात करने को है, क्योंकि मीडिया के पास मटेरियल ही नहीं होता बकवास करने के अलावा। तो दुनिया भर की चीजें हैं। अगर आपको देखना है तो आप अपना देखोगे, कपल डिकपल देखने से कुछ मिलता नहीं है, कुछ नहीं मिलता है। ठीक है मयूर जी। यस सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट मिस्टर दीपांशु भाटिया। या मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। ठीक है। सो विपिन सर, फर्स्ट थैंक्स, आपका एनालिसिस लाइक मैं काफी कम समझ पाता हूँ बट ट्राई टू अंडरस्टैंड एज मच एज आई कैन। इट्स रियली ग्रेट। सो मुझे एक क्वेश्चन पूछना था, लाइक आपने कहा कि जैसे एक टॉप आ जाएगा, काफी लोगों ने थोड़ा सिमिलर क्वेश्चन पूछा है। सो उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए? तो मेरे पास एक डिसेंट सा पोर्टफोलियो है जिसमें मैं खुद से कुछ स्मॉल कैप चूज करता हूँ। सो बस मुझे ये पूछना है, जब मार्केट डायरेक्शन 21,000 से 22,000 के बीच में कहीं पे भी जो थोड़ा टर्न होगा 3 to 9 मंथ्स, नो वन नोस, तो कितना पोर्टफोलियो हमको फिक्स में डाल देना चाहिए? लाइक मेरे पास अगर 20 लाख रुपए का पोर्टफोलियो है और वो 25 लाख हो जाता है दिसंबर में एंड 21,000 आ जाता है, आई एम गुड कि मैं वहां पे बुक कर लूँ, तो आपके हिसाब से मुझे 30% या 60% 70% बुक करके धीरे धीरे वेट करना चाहिए, डिपाएगा डालूं या ऑब्जर्व करूं मार्केट को? तो वो जो परसेंटेज है आपके हिसाब से, कि मेरे स्टॉक्स जो मैं निकालता हूँ स्मॉल कैप वो काफी अच्छे परफॉर्म करते हैं ऑलरेडी, बट जब मार्केट नीचे जाएगी तो सब कुछ नीचे जाएगा, इट्स वाइज कि आप कुछ बुक कर लें। अब वो कुछ का प्रपोर्शन क्या रहना चाहिए? 30%, 60%, 70%? आप वेट करो 5-6 महीने और फिर धीरे धीरे डिप पे डालो, या 30% बुक करो फिर थोड़ा और देखो? वो मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। या 100% बुक करके वेट करूँ जब तक मार्केट थोड़ा नीचे ना चली जाए? वो प्रपोर्शन मुझे बस जानना है कि जब 21,000 आ जाएगा मैं तब से थोड़ा स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन कितना प्रपोर्शन होना चाहिए बुक करने का? या दैट वाज द क्वेश्चन। विपिन भाई। I think he's having some connect. Yeah, I think आपका भाटिया साहब, आपका सवाल क्या था वैसे? समझ अब नहीं। रहती है बात कि क्या हाँ। 21,000 पे जाके एफडी की, आपने कुछ ऐसा ही पूछा ना शायद, कि फिक्स डिपॉजिट? नहीं, मैंने इंस्ट्रूमेंट नहीं पूछा। हाँ हेलो। हाँ जी। मैंने बस ये पूछा कि 21,000 आना स्टार्ट हो जाएगा, मेरे लिए भी डिसेंट लेवल है कि बुकिंग स्टार्ट कर दो और कुछ कुछ पैसों को साइड में लगाना स्टार्ट कर दो कि 22,000 21,500 पे हो सकता है नीचे जाएगा, ठीक है? तो बस मुझे वो प्रोपोर्शन पूछना है कि क्या 21,300 400 आते ही मैं 60-70% पोर्टफोलियो उतार दूं, ऑल्दो मेरे स्टॉक्स बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं मार्केट से, या मैं थोड़ा सा उतार के वेट करूं और फिर देखूं लाइक दैट? मतलब कौन सी स्ट्रेटेजी में मुझे थोड़ा सेफ भी रहना है? हेजिंग अभी मेरा 100% इक्विटी में डला हुआ है, ठीक है? तो मैं उसको जैसे ही मार्केट थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, टू बी ऑन द सेफ साइड, मैं थोड़ा उसको निकाल के फिक्स में डालना चाहूंगा और वेट करूंगा मार्केट को दोबारा री एंटर करने के लिए। तो वो प्रोपोर्शन आपके हिसाब से कैसे कैसे होना चाहिए? 30% और 50% एट वन टाइम, देन वेट एंड देन री एंटर में भी? ये डिपेंड करता है ना आपके स्टॉक के ऊपर। अगर बहुत ही पैराबोलिक मूव हुआ है आपका स्टॉक का, तो
1000 पॉइंट का खाली निफ्टी का अगर कूलिंग हुआ ना तो उसमें आपको बड़ा फटका लगेगा। तो आपको रियलाइज ये करना पड़ेगा कि आपका स्टॉक बहुत ही मेच्योर वे में शांति से 45 डिग्री पे चला है, तो वो इतनी तेजी से रिएक्ट नहीं करेगा, आपको डिसीजन लेने के मिल जाएंगे मौके। लेकिन अगर बहुत ही वायलेंट जिस तरह से ये पागल हुए, मैडनेस दिखाते हैं आपके स्मॉल कैप, तो ये पता चला कि अभी तो साहब 50 रुपया था, फिर वो 100 हुआ, फिर 200 हुआ, 300 हुआ। वो 300 से 100 आने में 1000 पॉइंट भी नहीं चाहिए उसको बैंक निफ्टी का। वो खाली 21,000 से 20,000 है ना, इतने में वो 300 से 200 आ जाता है, 150 आ जाता है। इतना बुरा हाल होता है, इनका रिएक्शन होता है, क्योंकि ये ह्यूज प्रॉफिट में बैठे होते हैं, पागलपन हो जाता है। आपको चढ़ते वक्त ही उतारना चाहिए, चढ़ते वक्त ही उतारना चाहिए। और ये कसम नहीं खानी चाहिए, मेरे पास कोई मंत्रा नहीं है, क्या पता 21,100 पे ही सब खत्म हो जाए, क्या पता 21,200 पे ही खत्म हो जाए। तो आपको अपना देखना है कि आपको हल्का होना है, आपको मार्केट के टॉप पे बेचने की कोशिश नहीं करनी है। अगर वो करते हैं तो आप फंसेंगे। मार्केट के बॉटम पे भी सारा पैसा लगाना पाप है, थोड़ा थोड़ा लगाइए जैसे जैसे आपको भरोसा हो। वहां पर ये नहीं कि अरे यार पूरा खरीद ले, अब भाई और भी तो गिर सकता है, तो थोड़ा थोड़ा खरीदिए। और आप सोचिए कि अगर आपने टोटल मूवमेंट अगर स्ट्रेट भी कहीं हुआ है और टोटल में से आपने 70% भी अचीव किया कि नीचे का 15% छूट गया, ऊपर का 15% छूट गया, तो भी आपने बेस्ट रिटर्न निकाल के दिया, बेस्ट रिटर्न निकाल के दिया। मैं तो 50% से ज्यादा टोटल स्विंग का हाईगा ना, 50% ज्यादा की उम्मीद नहीं करता कि ये निकालना, इससे ज्यादा अचीव करना आसान नहीं। हाँ, बस एक चीज ऐड करनी थी। मेरा एग्जैक्टली वही केस है। मेरे 95% स्टॉक स्मॉल कैप है और एट प्रेजेंट भी मेरे 90% स्टॉक 100% से ज्यादा प्लस में है। तो वही मुझे थोड़ा सा रिस्क लगता है कि क्योंकि वो 100% अभी है, तब तक मतलब कुछ 300% भी है अभी। सो जैसे आप बोल रहे हो तो आई थिंक वो ज्यादा वैलिड है मेरे लिए कि मतलब लार्ज कैप अगर 1000 पॉइंट आएगा तो मुझे एक्स्ट्रा कोशियस रहना चाहिए कि मेरा 95% स्मॉल कैप में है एंड दैट इज वर्थ अ लॉट और मेरा सारा उसमें इन्वेस्टिंग है। तो काइंड ऑफ मल्टीबैगर स्टॉक्स हैं, बट वो बात भी सही है कि उनको 1/5 होने में भी टाइम नहीं लगेगा, तो मुझे एक्स्ट्रा कोशियस रहना चाहिए। एम आई राइट? इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ और था। इस बात की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि निफ्टी 21,500 जाए, चाहे 21,800 जाए, चाहे 22,000 हो जाए, चाहे 23,000 हो जाए। लेकिन सर अगर आपके स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, उनके में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो कोलैप्स तक पूरा हो सकते हैं, जहां से चले उसके नीचे भी जा सकते हैं। इसका कोई रिश्ता नहीं है कि निफ्टी बुलिश है तो मेरे स्टॉक परफॉर्म करेंगे। तो आपको अपने स्टॉक को इंडिविजुअली देखना है। ये याद रखना है कि एक मेजर ट्रिगर जरूर है, क्योंकि इसमें अपना पुराना रिश्ता रहा है। हम लोगों ने पिछले 10 साल में जितनी बार भी निफ्टी के मेजर टॉप बॉटम पे अंदाजा लगाया, वो अंदाजा हमारा हर बार सही निकल गया, इत्तेफाक ही है उसको। तो मेरा कहना सिर्फ इतना है कि उसको जोड़िए मत, आप अपने स्टॉक में स्विचिंग करते रहिए, मूव करते रहिए। और जाहिर सी बात है कि जब बहुत बड़ा मोमेंटम होता है तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग का खतरा भी तो रहता है। तो पार्टी बदलते रहिए, हाई रिस्क स्टार्ट से लो रिस्क स्टॉक की तरफ जाइए, ब्रांडेड स्टॉक की तरफ मूव करिए। जितना आप ब्रांडेड की तरफ रहेंगे थोड़ी कमाई कम होगी, लेकिन बुरा बर्बाद होना का प्रोबेबिलिटी तो उससे ज्यादा घटता है ना, उससे ज्यादा घटता है। तो अगर आप सोचिए कि HDFC बैंक है जो 1,500 रुपए का है, ये क्या 500 रुपया आएगा? इतना आसान नहीं है, इसको बहुत सॉलिड बियर मार्केट चाहिए। लेकिन आपका अगर कोई मिड कैप हो 1,500 रुपए का, तो वो 150 रुपया बहुत आराम से आ सकता है। बस उसका फंडामेंटल खराब हो, मार्केट चाहे कितनी भी बुलिश हो, उसके में प्रॉब्लम होगी तो 150 रुपया तक गिरेगा और भागती हुई आग लगी मार्केट में गिरेगा। मैं ये भी बता दूं 2003 से लेके 2007 तक में 650% का रिटर्न था या उससे ज्यादा था। 890 से चला था बैंक निफ्टी और 6,357 का हाई लग गया था जनवरी 2008 में। लेकिन आप ये भी जाके चेक कर लेगा, न जाने कितने स्टॉक थे जिनके सफर बीच में छूट गए और वो सब बर्बाद भी हो गए पूरी तरह से उसी सफर में, जहां पर पागल की तरह मार्केट भाग रही थी। ये वही मार्केट थी जिसमें 2006 में इन्फोसिस ने टॉप लगा दिया था आपके IT स्टॉकों ने, और वो मार्केट के साथ बिल्कुल परफॉर्म नहीं किए। वो पूरी मार्केट के भागती मार्केट में डाउन ट्रेंड ही थे, मतलब साइडवेज भी नहीं कह सकता, अंडर परफॉर्मेंस भी नहीं कह सकता, सब डाउन ट्रेंड थे।
उसके बाद 2007 का जब कोटा अपने निफ्टी ने पूरा कर लिया, बैंक के स्टॉक से, इंफ्रा स्टॉक के बूते, इन लोगों के स्टॉक से, कैपिटल गुड के से बूते, ये मेन लीडर थे। इंफ्रा, बैंक और कैपिटल गुड, ये सबसे बड़े लीडर थे उस पीरियड में। सीमेंट भी नहीं चल रहा था, ऑटो भी नहीं चल रहा था, मारुति हीरो होंडा सब कोई पूछता ही नहीं था, सब में कोई परफॉर्मेंस भी नहीं थी, कोई आग नहीं थी इन लोगों में। फिर उस समय आईटी सबसे बुरा परफॉर्मर था, सबसे बैड, नुकसान ही नुकसान दिया। 2006 में पूरा डाउन ट्रेंड है, 2007 वो साइडवेज रहा, फिर 2007 में तो डाउन थोड़ा बहुत पुल बैक आया, क्योंकि पूरा एक साल पीछे डाउन था, तो 2007 में थोड़ा सा परफॉर्म किया, बट अंडर परफॉर्मर रहा। और जैसे 2008 का क्रैश हुआ, उसने अपना सफर नीचे का कंप्लीट किया, और उसके लिए आईटी का जो क्रैश है, निफ्टी आईटी का, वो आप ऐसा कंसिडर कर सकते हो कि उसमें करीब 2 साल का है। उसका बॉटम लगा था मार्च 2009 में, न कि उसके पहले। निफ्टी का लगा था अक्टूबर में 2008 में, बट आईटी का बॉटम, बैंक का बॉटम लगा था जाके मार्च 2009 में। तो उसके लिए, आईटी के लिए, इसका मतलब कि उसके लिए तो 2 साल का बियर मार्केट हो गया। 2006, 7, 8, 3 साल, 3 साल से वो बियर मार्केट में था, या 2.5 साल। जैसे कोविड में जो लो लगा है, में 80% इंडेक्स के में 2.5 साल का बियर मार्केट था। आपको निफ्टी में लगता है 15 दिन का था, बट रियल में 80-90% इंडेक्स, स्टॉक 80-90% सब 2.5 साल से बियर मार्केट में थे, कुछ नहीं बढ़ रहा था, सिर्फ निफ्टी मेंटेन था। 2008 जनवरी से जाकर चेक कर लीजिए, जो चेक करना है, मारुति चेक करिए, टाटा मोटर चेक करिए, ऑटो की बात कर दी, सीमेंट की स्टॉक चेक कर लीजिए, मेटल्स चेक कर लीजिए, मिड कैप, स्मॉल कैप, सब बर्बाद थे। तो निफ्टी से प्लीज मत रिश्ता करना। 2.5 साल तक निफ्टी ने ऊपर 500-500 पॉइंट हर साल नया हाई बनाया, और स्मॉल कैप 65%, 70% गिरे थे इंडेक्स, स्टॉक तो सब 90-90% गिरे थे। तो प्लीज आप स्मॉल कैप को इंडेक्स निफ्टी से मत कोरिलेट करना। ओके, ठीक है, ठीक गेट है, दैट। लाइक मतलब काफी ज्यादा रिस्की है मेरा जो भी स्टॉक्स है, तो मुझे खुद से बुक करते रहना चाहिए ओवर द टाइम, चाहे बुलिश भी हो मार्केट। हाँ, कितना भी बुलिश हो, बेरिश हो, आप अपने स्टॉक को इंडिविजुअली उसको निहारते रहेगा, निफ्टी छोड़ दीजिएगा, कोई मीनिंग नहीं है। ये लोग जो ठीक है। कोरिलेट करते हैं, ये कोरिलेशन, ये निफ्टी भी न सिर्फ चमचमाने के लिए दिखाने के लिए बनाई गई है, बैकग्राउंड में स्टोरी कुछ और ही चलती है। वो लगता है लोगों को कि अरे इतना ये हो जाएगा तो उतना वो हो जाएगा, वो वेटेज बढ़ता चला जाता है, जिनका मार्केट कैप बढ़ता है, यही रिलायंस भागेगा, टीसीएस वापस ऊपर ओवरटेक कर दिया, एचयूएल है, ये सब जितने वेटेज वाले हैं, ये वेटेज बढ़ाते चले जाएंगे और आगे मोमेंटम सुपर कर देंगे। पता चला बैकग्राउंड में बिकवाली चल रही, और इंडेक्स भाग रहा है ऊपर। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, थैंक यू। मिस्टर अरुण बैल। Hello. हाँ जी मिस्टर अरुण, बोलिए। Hi. First of all, I think both Vipin, VK, both you guys are really nicely putting this space together, and a genuine sharing of knowledge is happening. So hats off to people who are managing it. Hats off to Vipin, who is doing it selflessly, to my mind. And I just pray that you remain as sane as I've written earlier. Also, you remain as sane as ever. That is very important for this thing to sustain. My only one simple question to you, Vipin, was that I had asked earlier, that you had asked that SEK, the Swedish krona, that what is the importance of Swedish krona. So I had asked you that what exactly it is actually, because obviously there is a significance which you are attaching to the currency. So I wanted to understand from you your inputs on that. सर, वो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट हमारे विनय जी का था। बस मेरे पास ये था कि मेरे पास स्क्रीन पे 26,000 फॉलोवर दिख रहे थे, तो विनय भाई ने कहा कि आप उधर डाल दो, मैं तो लॉक करके भी बैठा रहता हूँ, तो इसका Okay. जवाब तो विनय जी ही देंगे। Okay. Sorry Arun ji, can you repeat your question? I was actually driving. Just tell me please again. I'm so Sure. sorry. So actually, Vipin had put that that SEK is ready to explode, and he was basically asking that what is the significance we attach to this particular movement. So that's what my question was. That what is the input which you have from a SEK perspective, that what is the implication it has in the system. So basically, that's a Swedish krona. That's a SEK Swedish krona. It's a part of Right. the dollar index component. Right. So basically, if you see in across since the problems have started arising in euro
regarding the inflation, a lot of money was going into krona over there. Okay, it's more of a stable currency. Then if you see, if you combine it and you see sync it with the equities market, something like risk on or risk off, whenever there has been a flight to safety from krona to USD in a very big manner, there has been a very big risk off in the market. Okay, but whenever there has been some flight out of the dollar into krona, there has been a good risk on environment in the market. Basically, as I hear that Sweden is one of the biggest logistics hub right now in the world. It operates the biggest logistics hub in the world. So what happens is, I think most of the money, as being in the dollar index, most of the money is parked as reserves in the Swedish krona over there, apart from Swiss franc. Because Swiss franc also is one currency which has a very stable interest rate, right? So they need more countries where the inflation is under control, because at the end of the day, the value of your currency depends on this macro fundamentals, right? So basically, you're assigning the risk on environment with the Swedish krona strength. Yes. As I have seen in the last 1.5 years, that has been a very good indicator for me, at least, whether in commodities or whether in equities. Understood. Yes. I think that can be correlated with the high freight, charges which are there. You could say that. Yes, you could say that industry, because the Baltic Dry Index is is quietly followed, no, right, to see what kind of import exports or global trade are taking in the whole world. So I think that could be one of the reasons. Yes. Understood. Got it. Thanks so much. Thank you, Vipin. Welcome, sir. Thank Welcome. you, sir. Thank you. Mr. Rohit. Yes, sir. Can you hear me, sir? जी sir, बताइए. Yes, sir. Good evening, all of you. Good evening, Vipul sir and VK. सर जी, स्टॉक फ्यूचर्स में वो लोग का पोजीशन विपिन सर 4,50,000 था, अभी समवॉट 1,82,000 है FII का, और डॉलर इंडेक्स भी ऊपर है, खाली क्रूड नीचे है, फिर भी निफ्टी यहाँ पे है. तो स्टॉक फ्यूचर में और पोजीशन वाइज भी वो लोग बता रहे हैं कि 80% दे आर सेलिंग इन FNO डेटा. सो फिर भी वी शुड ट्रस्ट के मार्केट ऊपर ही जाएगा. हेलो. हाँ जी, मार्केट ऊपर ही जाएगा, ऐसा लगता है कि और ऊपर ही जाएगा, क्योंकि लॉट्स ऑफ अदर रीजन बहुत ज्यादा बुलिश हैं. जो रीजन बियर को मोटिवेट करने के लिए दिखाए जा रहे हैं, वो उतने सफिशिएंट है नहीं कि वो मार्केट को बेयरिश कर पाए, क्योंकि बुलिश रीजन में बहुत ज्यादा पावर दिख रही है, बहुत अच्छी रीजनिंग दिख रही है, और उसकी रिप्रेजेंटेशन नहीं की जा रही है. 3-4 महीना पहले जिन बातों को कहते थे हम लोग, स्पेसेस में आके बताया, ट्वीट भी किया, उनकी बातें अब आप उठा के देख लीजिए. तो अब आप जाकर CNBC पे मिलेगा, ब्रोकरेज की रिपोर्ट आ रही है कि क्यों इंडिया हब बनेगा, क्यों पेरिस बन सकता है, क्यों ये हो सकता है, वो अब बता रहे हैं, जब अब मार्केट काफी ऊपर आ चुकी है. तो मार्केट का असल में बुलिश होने के जो रीजन है या बेरिश होने के जो रीजन होते हैं, वो होते भी सैकड़ों हैं, कभी भी 2-4 रीजन नहीं होते, सैकड़ों रीजन होते हैं. तो करेंटली बुलिश होने के जितने भी रीजन हैं, वो कहीं ज्यादा पावर में है. हाँ, वो है. और हमेशा याद रखिएगा कि जो सच होगा वो बहुत महंगा होगा, और झूठ बहुत सस्ता बिक रहा होगा. हमेशा बिकता है झूठ, सस्ते ही बिकते हैं झूठ, और सच बहुत महंगा होता है. उसके लिए बहुत मेहनत करनी होती है, सच जानने के लिए, अपना भी सच जानने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है. तो सच महंगा है, और इस समय मार्केट बहुत मूड में है, बहुत जबरदस्त बुलिश मूड में है, बहुत खूबसूरत मूड में. क्योंकि सर 15,200 और 15,500 के बीच में वो लोग के पास FII पोजीशन में 4.5 लाख करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स थे, जो अभी हाफ से भी कम है. फिर भी मार्केट तो ऊपर ही जा रहा है. रीजन आपको ज्यादा मालूम लेकिन माने हाफ पोजीशन कट करने के बाद भी मार्केट यहाँ पे टिका हुआ ही है. हाँ, तो उनके और भी तो तरीके हो सकते हैं. उनका प्राइवेट इक्विटी में जो पैसा लग रहा है, प्लस मार्केट में जितना बिकवाली खरीदारी होगी उसी के हिसाब से चलता है. मुझे कई बार लो वॉल्यूम में जो बढ़ती मार्केट है वो ज़्यादा शानदार लगती है, क्योंकि उसके पीछे जो दूसरा इंसान रीज़न बोलता है वो मुझे कई बार इलॉजिकल लगता है. क्योंकि कोई भी लॉजिक फंडामेंटल के बेस पे चलेगा तो समझ में आएगा.
मैंने लास्ट टाइम एक स्पेस में डिफाइन किया कि सपोज कि फंडामेंटल इतना स्ट्रांग है कि घर घर में ये खबर या ज्यादातर घर में ये खबर है, तो न आदमी अकाउंट में लॉगिन कर रहा है, न शेयर बेच रहा है, तो जो शेयर बिकवाली के लिए, जो भी अकाउंट ट्रेडिंग के लिए एक्टिव होंगे उतना ही तो ट्रेडिंग होगी। अगर 100 में 90 लोग घर में बैठे कह रहे हैं बहुत बढ़िया बुलिश मार्केट है, कुछ नहीं करना है, जो खरीद लिया, तो भाई 10 लोग ही तो आपस में खरीदेंगे बेचेंगे, तो वॉल्यूम का नंबर कैसे दिखेगा? बराबर है सर। ओके सर, ओके सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, वेलकम। हेलो, हाँ जी बोलिए सर नमस्ते सर, थैंक यू सो मच। फर्स्ट टाइम आप लोग के सामने हूँ, इट इज रियली एन ऑनर और प्रिविलेज आप लोग दोनों को सुनने के लिए। सर मेरा विपिन जी से एक छोटा सा क्वेश्चन था। ये जो विपिन जी ने बोला कि 21,000 के ऊपर ऐसा लग रहा है कि मार्केट 21,000 के बाद में 21,500 से 800 के बाद में नीचे गिरेगी। सर ये टाइम बड़ा पिक्चर की बात करते हैं, तो सर ये कहाँ तक जाने का लग रहा है और कितने लंबे समय तक ये बियरिश फेज रहेगा? क्योंकि हमारा 2029 तक का टारगेट है कि हम लोग बहुत बुलिश है इंडियन मार्केट में। तो ये जो बीच में जो डाउनफॉल आएगा ये कितना लग रहा है अपने को आता हुआ और कितने लंबे समय तक टनेगा ये? यही मेरा क्वेश्चन था सर। थैंक यू। नमस्कार रजत जी, ये बिल्कुल वैसा ही सवाल है कि मैं अपने घर से ऑफिस जाता हूँ और फिर ऑफिस से मैं अपने दोस्तों के यहाँ मिलने जाता हूँ, वहाँ पे कहीं पब होगा कोई, फिर वहाँ से मैं वापस अपने घर आता हूँ। क्या इसका परमानेंट फिक्स कैलकुलेशन की जा सकती है कि इतने टाइम में मैं हर बार पूरे साल ऐसा करूंगा? नहीं हो सकता ना। तो ये बिल्कुल है कि एक अंदाजा ये है कि ऐसा हो। ये भी नहीं कह सकता कि पिछली बार 10 बार में 10 बार अगर मैं ऑन डॉट सही हुआ तो जरूरी नहीं है कि मैं 11वीं बार सही हूँ। अगर 20,000 के आसपास पहुंचा ही मार्केट और मान लीजिए पुतिन जैसा एक नया हीरो आया और गले में बम की माला लेके घूमने लगेगा, तो भाई साहब हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग उन पे भी निगाह रखेंगे। ये बातें तब तक सही हैं जब तक कोई सामान्य स्थिति बरकरार है, जैसी ग्रोथ ने स्पीड पकड़ी है ऐसी ही चलेगी। तो ये बिल्कुल वैसा है कि जैसे अगर 4th गियर में गाड़ी आ गई और आपने एक्सीलेटर ऐसी जगह पे सेट किया कि 60 की स्पीड पे लॉक कर दिया, तो आपको पता है कि अगला 60 किलोमीटर आप 1 घंटा में तय कर सकते हैं। लेकिन बीच में एक कुत्ता आएगा, रोड पार करेगा, गाय आएगी बीच में, ये ट्रैफिक आ जाएगा, वो आ जाएगा। और आपने कभी भी देखा हो कि अगर 60 पे पीक पकड़ते हैं तो 30 से ज्यादा एवरेज आपने दिया ही नहीं। तब जब आप बहुत एग्रेसिव है कि 60 को मेंटेन करें, तब भी गाड़ी ने 30 से ज्यादा कभी कवरिंग माइलेज, स्पीड का माइलेज नहीं दिया है। तो ये बिल्कुल वैसी कहानी है कि हमने एक अंदाजा लगाया कि मई 2024 एक बड़ा इवेंट है चुनाव के, उससे पहले हो सकता है मार्केट का टॉप लग जाए या हो सकता है उससे बाद लग जाए। हम एक लमसम में रहेंगे, उसके बाद जो प्रॉफिट बुकिंग होगा, और पहली बात कि ये होगा तभी सब सामान्य स्थिति बरकरार रहे। खुशहाली ऐड हुई तो ये 21,000 वाला बढ़ भी जाएगा, और अगर कोई बदहाली आई तो टारगेट भी घट जाएगा, टाइम या तो बढ़ जाएगा। दो चीजें होंगी, या तो टारगेट घट जाएगा, कोई बड़ी प्रॉब्लम है, मुसीबत आ गई है, और या टाइम बढ़ जाएगा कि भाई थोड़ा ज्यादा लग गया टाइम, ट्रैफिक आ गया। जैसे पिछला करेक्शन मुझे नहीं लगता था मार्च से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि अगर हम बुल मार्केट में है, शॉर्ट टर्म करेक्शन हुआ है तो 6 महीना बहुत होता है। 9 महीना 12 महीना तो प्रॉपर बियर मार्केट के लिए, जो छोटे छोटे बियर मार्केट आते हैं उसके लिए है। लेकिन क्या हुआ था, सपोज करिए कि मार्च में खत्म होना था, तो एक आदमी ने गले में हथगोलों की माला पहनी और पूरा रशिया और अमेरिका और वेस्ट सबको हिला के रख दिया, तो वहां से हम 3 महीना एक्सटेंड हो गए। ऐसे आप कह सकते हो कि अगर वो प्रॉब्लम नहीं आती तो शायद हम, क्योंकि हम उससे पहले ही करेक्शन में थे, हम 18,600 से गिर के हम कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में थे, स्टॉक भी गिर रहे थे। ऐसा नहीं है कि मार्केट यूक्रेन रशिया पे गिरी है ना, वो तो खबर आई है शायद 24 फरवरी के आसपास ये न्यूज आई थी। उसके पहले ही हम बिक चुके थे, बर्बाद हो रहे थे, पोर्टफोलियो डाउन हो रहा था। तो वो तो क्लाइमेक्स था अपना, जो भी हुआ सब कुछ खत्म हो गया, फिर वापस ऊपर नीचे करके ट्रैप करके समझा पहले कि ये प्रॉब्लम कितने टाइम की है। जो विशेषज्ञ होते हैं जिनको हजारों करोड़ लगाने हैं, उनके विशेषज्ञ, उनके पास ऐसे भी विशेषज्ञ लोग हैं, या बाजार में कोई विशेषज्ञ है जिससे आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो
कि भाई ये जो चल रहा है ये क्या है, थोड़ा सीरियस है या सब आपस में तू मैं क्या भाई आपस में तू मैं ये सब थोड़ा खेला वेला है, कमोडिटी का मैनेजमेंट है, अपनी पावर दिखाने का है, अपना वर्चस्व दिखाने का है। उसको 10 साल से कोई पूछ नहीं रहा था, तो आया अपना इलाका बचाने आया। बस ये सब खत्म हो जाएगा, ज्यादा बड़ा बवाल है नहीं। तो ठीक है, जो ठीक है विजनरी सर, है वो आया और वो तैयारी कर लिया। तो सही अगर आप बात ऐसे पीछे देखोगे तो पीछे भी बहुत हुआ है। है, सही बात है। ठीक है सर, एक ओके, रिक्वेस्ट है सर, आप लोग ऐसे ही गाइड करते रहिए सर। आप और विनय जी इतना एफर्ट्स लगा के स्पेसेस प्लान करते हैं, और आम आदमी के लिए विदाउट एनी मतलब एक्सपेक्टेशन कि हमें कुछ रिटर्न में चाहिए, तो इससे छोटे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको काफी गाइडेंस मिलती है। तो रिक्वेस्ट है कि प्लीज ऐसे ही गाइड करते रहे। मतलब कई बार ऐसा होता है कि मैं लाइव स्पेस नहीं सुन पाता हूँ, तो आपकी रिकॉर्डिंग्स में रात को लेट तक उठ के सुनता हूँ। उसमें घर वाले भी डांटते हैं, लेकिन मेरे को लगता है कि नहीं, नॉलेज गैदर करना है तो एक अच्छी चीज है। तो प्लीज गाइड करते रहिएगा सर, प्लीज। थैंक यू सो मच। बिल्कुल सर, आपका जो फीडबैक है वो अच्छा है, और हम लोग कोशिश करते रहेंगे कि इसको जितना हो सके उतना चलाएं। ठीक है सर, थैंक यू सर, बाय। थैंक यू सर। भाई क्लास प्राइस बज रही है। क्या हुआ? मैं बोला ग्लास स्पीकर है, उनको ले लेते हैं, फिर 6 बज रही हैं बोला मैं, बज गई हैं। रैट फ्लाई, लास्ट रैट फ्लाई। रैट, हाँ मिस्टर रैट फ्लाई, मिस्टर रैट फ्लाई। आई थिंक वो गलती से डाल दिए हैं, नॉट स्पीकिंग। बस विपिन भाई कोई स्पीकर्स नहीं है फिलहाल तो अब। तो क्या करना विपिन है? भाई आवाज आ रही है? बस लो कोई और आया, कोई और आया। आया। अच्छा एक अपडेट देना था विपिन भाई, इसी दिन 75 बीपीएस किया है एज पर मार्केट एक्सपेक्टेशंस यूरो सेंट्रल बैंक में। सो इट इज विद इन लाइन ऑफ एक्सपेक्टेशन, नथिंग, यानी कोई सरप्राइज नहीं है, कोई शॉक नहीं है। और इनका रिएक्शन जो है वो काफी रिएक्शन म्यूटेड ठीक है है, सर। हाँ बिल्कुल म्यूटेड है। हाँ, हाँ हेलो 26 अगस्त से शुरू हुई थी अपने बातचीत की 75 बीपीएस बढ़ाने क्या है, तो वहां से थोड़ा स्टेबिलिटी आई थी यूरो में। तो बेसिकली उसके उसके ऊपर के स्तर पर ही चल रहा है। तो बेसिकली मार्केट ने जो एक्सपेक्ट कर रहा था वही किया है। तो एवरीथिंग इज यानी एज पर, नो सरप्राइजेस और नो शॉक्स हेलो फिलहाल तो। हाँ जी, हाँ जी, प्लीज आइए कीर्तन भाई। हाँ गुड इवनिंग विपिन भाई, गुड इवनिंग विके गुड सर। इवनिंग भाई। हाँ सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ सर, आपको फॉलो करते बहुत कुछ सीखने को मिला है। मतलब आप जो ये ट्वीट करते हो और उससे सर कभी मतलब कब टाइम से, बहुत टाइम से फॉलो करते हैं। अभी सर आपने बोला था ना ये 2 महीने तक, मतलब आपने कुछ बोला था कि सितंबर से लेके आपका इंडेक्स का सर 2 महीने का व्यू कैसा है फिलहाल, जो अभी बुल रन चालू है उसमें सर? कीर्तन भाई सब बुलिश ही है। अगर लेटेस्ट ट्वीट भी देखें तो हम लोगों ने एक सुपर मोमेंटम की बात की है, क्योंकि हम पिछले 19 अगस्त से हम लोग एक नॉइस में ट्रैप थे। हाँ और अगर हम यहाँ से एक नया हाई लगाते हैं, या नया हाई कितना लगेगा वो अभी कंफर्म नहीं है, कि 100 पॉइंट का नया हाई लगाएगा, वहां से साइडवेज हो जाएगा, या 19,000 जाएगा, या 19,500 जाएगा, या क्या पता एक तरफा 20,000 भी चला जाए। हो सकता है, अगर सपोज करिए कि एकदम से सारी प्रॉब्लम जितनी भी बहुत बड़ी बड़ी थी एकदम से पिछले 10 दिन में खत्म हो जाए, या 15 दिन में, जो बराबर। पहले से चल रही थी, तो शायद ये सीधा पागल होकर भागता जाए। कोई मार्केट में ऐसा नियम नहीं है कि भाई यहाँ से ये करना जरूरी है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि करना जरूरी है। बराबर सर। तो कुछ भी हो सकता है। लास्ट टाइम में आपका जो ये चल रहा था ना कॉन्फ्रेंसिंग, तब आपने कुछ बोला था कि सितंबर मिड तक या आप कुछ बुल रन में बैंकिंग तो जो आपने बोला वैसा ही हुआ, बैंकिंग आगे भागता है। और पीछे आपने कुछ 19,000 तक नॉन स्टॉप बोला था कि 15-20 तारीख तक 19,000 भी टच हो सकता है। हाँ बिल्कुल, अभी भी एक्सपेक्टेशन वही है बराबर कि, सर। क्योंकि जगह जगह पे जो अनसर्टेनिटी थी मार्केट को, सबसे बुरी जो लगती है ना वो अनसर्टेनिटी ही लगती है, चाहे वो रेट हाइक को लेके हो या किसी चीज के रिजल्ट को लेके हो। जैसे ही वो क्लियरिटी आती है उसके बाद मार्केट अपना आगे का भविष्य देखता है, क्योंकि मौजूदा जो भी है वो चीजें कभी भी कहीं से भी डायनेमिक चेंज हो सकते हैं, और वो बाजार को ज्यादा अच्छा पता है हमसे। तो सर यानी ग्लोबल ट्रिगर आ सकता है कोई पॉजिटिव
जो अभी तक तो सब नेगेटिव आता है, आप जो एक्सपेक्ट तो कर रहे जाहिर हो सी बात है कि जो नेगेटिविटी है उसी का खत्म होने का जुगाड़ हो रहा है। उसका खत्म होने का ना, मतलब वही हाँ वही ग्लोबल ट्रिगर बन जाएगा सर, कहने का मतलब। हाँ, अपने आप में वही बनेगा, क्योंकि वही जो डर का माहौल है वो धीमे धीमे खत्म होता जा रहा है। हो बराबर सकता है कि एकदम से डर खत्म हो गया तो क्या करेंगे। बराबर सर, समझ गया सर। मतलब इन शॉर्ट जी आप शॉर्ट टर्म भी एक्सपेक्ट करो तो सर एटलीस्ट नया हाई तो लग सकता है, कहने का मतलब उसके आजू बाजू तक तो जा सकता है। एक एकदम क्लियर है, मार्केट हाथी की तरह झूमते हुए जा रहा है। बराबर मार्केट ने कहीं पे भी रुकावट नहीं ली है, और जितना भी दिया है इसमें मोमेंटम बेटर है, मोमेंटम में कोई कमी नहीं है। बराबर शुरुआत में मोमेंटम थोड़ा डाउन था, लेकिन इतना ब्रेक, इतना स्टॉपेज, ये सब तो एकदम लीगल है, लीगल प्रोसेस है। कहीं पे इलीगल कोई कारनामा हुआ नहीं है अभी तक इस मार्केट में। बराबर सर। मतलब 1-2 महीने में सर नया हाई लग जाएगा, कहने का आपका कहने का तात्पर्य वो है, कहने का मतलब। हाँ, पूरा इसका आसार पूरा है। बराबर। थैंक यू सर, थैंक यू वीके सर जी, थैंक यू सर। तो जी बिल्कुल वेलकम। ये ग्रेट इंडियन। हेलो। हाँ जी नमस्कार विपिन जी। नमस्कार सर। मैं आज फर्स्ट टाइम आपका वैसे स्पेसेस देखता रहता था, लेकिन ज्वाइन आज फर्स्ट टाइम किया, तो एक्चुअली मैंने अभी इन्वेस्टिंग ही स्टार्ट की है और थोड़ा इंटरेस्ट जागा है कि ट्रेडिंग या इंट्राडे में छोटा मोटा कुछ कर पाऊँ। तो उसके लिए मैं ये जानना चाह रहा था कि कैसे जो ये टेक्निकल्स वगैरह या और इंट्राडे करने के लिए कुछ हेल्प कहाँ से बेटर मिल सकती है, या कुछ आप इसमें अपने अनुभव से कुछ मुझे गाइड कर पाए। सर बेसिकली हम लोग ये उनके लिए करते हैं जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, उनको कुछ आइडिया है, उनको पहले से एक आइडिया है, तो हम उनकी क्वेरीज सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एकदम बिगिनिंग लेवल पे करने के लिए हम लोगों के पास कोई जवाल नहीं है, कोई तरीका नहीं है, कोई प्रोसेस नहीं है कि हम बताएं या हम किसी को प्रमोट करें कि आप इस जगह जाएं, यहाँ सीखें। तो हम किसी को प्रमोट भी नहीं कर सकते, और हमारे पास भी कोई वेरीफाइड डेट नहीं है कि हाँ यहाँ से आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये काफ़ी ब्रॉड लेवल पे है, बहुत कुछ चीज़ें अलग अलग सीखनी पड़ती हैं। मार्केट को वक्त देना पड़ता है पैसा लगाने से पहले। मेरा अगर ये लाइन आपको याद रहेगी तो आप कुछ लाइफ में बेहतर कर जाएंगे कि पैसा लगाने से पहले मार्केट एक अच्छा वक्त मांगता है। और आपको अगर कोई लोग ऐसा भी सिखाएंगे कि नहीं यार, समुंदर में कूदोगे नहीं तो तैरना कैसे सीखोगे। तो समुंदर में कूदने का मतलब ये नहीं कि पैसा लगा दो, समुंदर में कूदने का ये मतलब था कि अपना टाइम लगा दो। ये किसने बोला था कि पैसा लगा दो? टाइम ज्यादा कीमती है कि पैसा? अब ये भी सोच लो कि समय ज्यादा कीमती होता है कि पैसा। तो मैंने अगर टाइम लगाया तो मैंने सबसे कीमती चीज लगाई। मैं उसके लिए निकालूंगा कि हाँ ये मेरा काम है, ये पढ़ाई लिखाई यहाँ पे मैं कर सकता हूँ, मैं मार्केट को, इसको कहते हैं समंदर में कूदना। तो पहले समंदर में कूदो सीखने के लिए, फिर एक नाव खरीदो जिससे कि समंदर के लहरों से लड़ सको, और अब उसके बाद ट्रेडिंग शुरू करो और अपनी नाव बचाते रहो। बस यही एक प्रोसेस है। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि पहले ट्रेडिंग अकाउंट खोल लो, उसमें कुछ पैसे लगा लो और उसके बाद आप सीखो, तो सीखोगे कब? जितना टाइम मार्केट रहेगा उतने टाइम तो ध्यान ये रहेगा कि अपना 10 रुपये 11 कब होगा और 9 कब हुआ। तो आप सीख कहाँ रहे हो? आप बिल्कुल सीख नहीं रहे हो। और आप फिर जब देखोगे पैनिक, तो आप चले जाओगे ट्विटर पे, जहाँ पे 90% से ज्यादा लोग झोला छाप मिलेंगे, सेल्फ सर्टिफाइड बाबा लोग मिलेंगे, बड़े बड़े सर्टिफिकेट करके दिखाएंगे, और वो अब आपको बकरे समझ के काटेंगे। तो पहला काम ये है कि आप गूगल करना शुरू करो, वहां से आपको पता चलेगा कि क्या क्या चीजें पढ़नी चाहिए, वहीं से वो भी मिलेगा। फिर आगे कैसे बढ़ना, वहीं गूगल से और आगे मिल जाएगा। जब एक सफर आप पहुंचोगे तो ये लर्निंग का प्रोसेस चलता रहेगा। और एक अच्छा सफर पहले कर लीजिए, कम से कम साल भर का। फिर साल भर बाद आप आइए इंटर्नशिप करने, जहाँ पर आप थोड़ी बहुत कोशिश करिए, और लेकिन सबसे लोएस्ट अमाउंट लगाइए, जिसके चले जाने पे आपको कोई तकलीफ ना हो। और ये सोच के चलिए कि अभी भी आप सीख रहे हो, तो इसके लिए पैनिक नहीं होगे। अपना मेन काम आप सफर नहीं कराओगे,
सपोज कि आप ऑफिस में जॉब करते हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, डॉक्टर हो। अब आप डॉक्टर हो और आपने पोजीशन खरीद कर ली निफ्टी में, अब निफ्टी ऊपर नीचे होने लगी, पता चला कि पेशेंट का तो ऑपरेशन का काम लग गया, कैंची उसी में छोड़ दी हड़बड़ी में। तो आप ये समझो कि आपके काम न सफर हो, फिर आप उस हिसाब से करो, उतना ही सीखो। जैसे जैसे आपका लेवल इंप्रूव होता है वैसे वैसे आप सीखते भी जाओगे और आप अपना रिस्क भी लोगे और आप मार्केट में रिलैक्स रहना शुरू करोगे। जी बिल्कुल, आपने अपने अनुभव से बहुत अच्छा एक दिशा दिखाई और समझाया है। लेकिन जैसा आपने जो एग्जांपल्स दिए वो सब कुछ तो ऑलरेडी मैं लगभग 4-5 साल से, मतलब पहले जो आपने उदाहरण दिया ना कि समंदर में कूदना, छलांग लगा चुके हैं, पानी मुंह में घुस गया था, गोते खा के बाहर निकल के बच के आए हैं जैसे तैसे। और एक और कुछ आप एग्जांपल दे रहे थे, तो सब कुछ हो चुका है। अब यही समझ आया कि बस पहले कुछ सीखना है। उस हाथ जल चुके हैं, दूध, वो कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता, उस स्थिति में तो आ ही चुके हैं। इसी के लिए मैं ये आपके पास चाह रहा था, तो आपने गाइड कर दिया कि ये करते हैं इसको आरंभ, जैसे जैसे आगे ज्ञान मिल सके आपसे। लेकिन जो अनुभव है जो आप लोग इतने समय से और सबके बीच में शेयर कर रहे हैं, तो उससे भी तो कुछ एक गाइडेंस और एक मेंटरशिप तो चाहिए ना। बिना गुरु के भी तो मुश्किल होता ही है, लेकिन फिर भी है, आप जैसा कह रहे हैं कि तो ऐसे ही स्टार्ट किया है और इसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन एक समस्या हुई क्या है कि ये जो नई जनरेशन जो आई है सबसे ज्यादा, आप तो चलिए ठीक है, पता नहीं, मुझे नहीं पता किस जनरेशन के है, लेकिन जो करंट जनरेशन है 90 के बाद की जो जनरेशन है, इसको हर चीज बहुत जल्दी चाहिए। इसको किसी ने बोल दिया है, एक कहावत है कि लाइफ इज वेरी शॉर्ट, एंड एक और कहावत है कि यार विनय, कहावत है कोई, एक ही जिंदगी जी लो, मजा ले लो, कुछ है ना। हाँ, बहुत कहावत है विपिन भाई, कौन सी है? बस जी लो, कल हो ना हो, आज जी लो जो होना हाँ, है। कल हो ना हो, दुनिया भर की है। तो लोगों के दिमाग पे वो ज्यादा हावी है, वो ज्यादा हावी है कि लगता है कि छोटी सी जिंदगी है, जितना जल्दी लूट लो, जितना जल्दी मजा ले लो, जिसको चाहे उसको धोखा दे दो, चाहे खुद को भी दे दो, अपने माँ बाप को भी दे दो, किसी लड़की को दे दो, किसी दोस्त को दे दो, सब बहुत जल्दी में है। लोग जो है आराम से कुछ पाना नहीं चाहते हैं। इसलिए आज स्टॉक मार्केट में जो रेशियो है वो बहुत बड़ा रेशियो है, बहुत बड़ा रेशियो है। कभी किसी जमाने में हम बात करते थे तो हम लोग को जो है बहुत बुरी निगाह से देखा जाता था कि देखो ये जुआरी है, ये किसी दिन अपना घर फूकेगा, तब ये समझ में आएगा इसको। हमसे कोई बात नहीं करना चाहता था अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करते थे, बहुत ही गंदी नजर से देखा जाता था, कैरेक्टरलेस समझा जाता था। और ये बात तब की नहीं बता रहा हूँ, ये 2003, 4, 5, 6 की बात कर रहा हूँ, और या उससे आगे की भी बात कर रहा हूँ, क्योंकि 2008 में जब क्रैश हुआ तो जितने भी इन्वेस्टर ट्रेडर थे, उन्होंने, उनके साथ एक्चुअल में क्या हुआ ये नहीं, लेकिन जो नहीं करता था मार्केट में ट्रेडिंग और जो जानता था कि ये ट्रेडर है या इन्वेस्टर रहा है, उसको वो सर्टिफाइड था कि ये तो गया, ये तो बर्बाद हो चुका है पहले से, क्योंकि मार्केट क्रैश हुई है तो ये भी बर्बाद हुआ होगा। तो उसके बाद वो कई साल तक वापस मार्केट पे विश्वास आने में कई साल लग गए और बहुत ही स्लो चला। एक लंबा पीरियड गया है 2009, 10, 11, 12 करके 2020 के बाद फिर जो आज की डेट में जो आया है, ये काफी मेहनत का नतीजा है जितने भी है। हाँ, इसमें एक लंबी छलांग आई है, जो कोरोना के बाद ज्यादा लोग एक्टिव हुए हैं, एक बड़ा छलांग है, जबकि ये बेनिफिशियरी होने के इनके रीजन थे कि जो मेन मार्केट था वो 2.5 साल से गिर रहा था। निफ्टी आपका गिरा था 15 दिन में इन ए फ्लैश क्रैश। वो एक पूरी तरह से एकदम फेक वैल्यू थी जो सिर्फ गिन के 7-8 स्टॉकों से मैनेज की गई थी। 70-80% तक मिड कैप, स्मॉल कैप, रियल्टी, ये वो सब कुछ, ऑटो इंडेक्स 50% डाउन, सब कुछ होता, सब जनवरी 2008 से चल रहा था। तो इनको बेनिफिट यही मिला कि मार्केट गिर गया, कवर हो जाएगा। उनको ये नहीं पता 2.5 साल से गिरा, कचरा हो चुका, अब यहाँ से उठना ही उठना था। अब उन्हें लगता है कि उनको कोई बहुत दिमाग लगा दिया, किसी ने बहुत पढ़ाई लिखाई कर ली, कुछ दिमाग समझ में आ गया, उनका कोई सिस्टम है,
ये सब कोई सिस्टम नहीं था। इस मार्केट को पागल की तरह भागना था। तो जो मिला है तुक्के से मिला है। आगे जो कमाई होगी बहुत मेहनत की होगी। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मैं एक स्टॉक इन्वेस्ट किया है, तो उसके बारे में कुछ आप बता सकते हैं? टाटा मोटर में इन्वेस्ट किया हुआ था, तो अभी बहुत जबरदस्त स्टॉक है सर, बहुत लेकिन जबरदस्त वो स्टॉक है। एक्चुअली कुछ हिल ही नहीं रहा है, बल्कि अभी थोड़े तक वो 1 महीने से आप तो ये भी तो समझो कि जी कितना लंबा रेस करके आए, कहीं तो कंसोलिडेट जी होगा। जी 10 जी गुना हुआ है, 50 का लो मारा, जी 500 आया है, 10 गुना हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि अब ये चला गया कंसोलिडेशन रेस में। तो जी जिसने नीचे खरीदा वो उतर गया है, आराम से जी बैठा है। ये ऐसे ही रहेगा, एक लंबी बैंड बनेगी, 6-8 महीना भी हो सकता है, और 2-4 महीना हो सकता है, या हो सकता है बीच में और मोमेंटम ले, छोटी छोटी सीढ़ियां बनाए और उसके बाद फिर ये वापस जाए, क्योंकि नीचे का रेस बहुत बड़ा हुआ था। हो सकता है आगे का रेस बहुत स्लो। ये बिल्कुल वैसी लड़ाई है तो जैसा जैसे जवानी में अगर लंबी रेस कर ली है तो बुढ़ापे में बहुत जी मस्ती से, मतलब आगे का सफर जो है मैच्योरिटी के पीरियड का है, बहुत आराम से चलेगा। और जिसने शुरू में बहुत स्ट्रगल करके ऊपर आया है वो बाद में टेक ऑफ करता है। तो स्टॉक भी ऐसे ही चलते हैं और इंसान की जिंदगी भी ऐसे ही चलती है। बहुत से लोग होते हैं ना 40 से पहले बहुत कुछ बिल्कुल अचीव कर बिल्कुल लेते हैं, उसके बाद उनका बहुत घिस घिस के ऊपर जाता है। सही कह रहे हैं, सैचुरेशन तो आ ही जाता है हर फील्ड में। एकदम फिक्स है, वो रूल फिक्स है, प्रकृति का बनाया हुआ है। स्टॉक पे भी काम करता है, स्टॉक मार्केट में काम करता है, इंसान की जिंदगी में भी काम वैसे ही करता है। ठीक है सर। ठीक है सर, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मैंने तो फर्स्ट टाइम आया और आपने मेरी बात सुनी, मुझे मौका दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप ये प्लीज आगे भी ऐसे स्पेसेस करते रहें, बाकी जिससे कि जिस फील्ड में जाना वहाँ की नॉलेज लेना जरूरी है। हम बताया कि ऑलरेडी हाथ जला चुके हैं, तो अब बस आप अपने ज्ञान से और अपने अनुभव से जो है कुछ दिशा देते रहिए, बाकी तो अपनी मेहनत पे है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप आगे अपने सारे कुछ रिकवर ही ना करें, बल्कि और आप और आगे बढ़ें, क्योंकि अगर गड्ढे में गिर के उठना है तो पहाड़ तक जाना है। ठीक है ना? जी 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 तो बिल्कुल। याद रखिएगा, जो जो पहाड़ पे चढ़े हैं ना, जो सबसे ऊंचाई बनाए हैं, जाके पीछे देखिएगा, उनको कोई ऐसा नहीं था। एक्चुअली वो स्प्रिंग की जी तरह की बिल्कुल सही जिंदगी कह रहे होती हैं। है। जी जो दबे जी जाते हैं, जो दबे कुचले जाते हैं, जब वो उछलते हैं ना, तो उनको कोई रोक नहीं पाता इस दुनिया में। और ये प्रकृति का ही नियम है। आप जी किसी को बिल्कुल गड्ढे सही में कह रहे डालोगे, जब उछलेगा तो सीधा पहाड़ पे ही जाएगा। हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आप इसको रिवेंज की तरह लीजिए कि आपके साथ जो ये हुआ है, तो आप रिवेंज ऐसा लीजिए कि आप पहाड़ पे चढ़िए। बस उसी के लिए बस थोड़ा नॉलेज और स्टडी वाले एंड पे हूँ, दिमाग बाकी को चीजें बन ठंडा जाती हैं करके, सर। दिमाग को ठंडा दिमाग तो करके ठंडा हो आराम गया से, है। आप आराम से मेरे से पूछ तैयारी रहे थे ना? करिए। जी, आप मेरे से पूछ रहे थे ना, 40 प्लस एज है तो ऑलरेडी वैसे ही ठंडे हैं। जिंदगी में काफी एक्सपीरियंस और चीजों में लिया है, लाइफ का, सोशली, तो पता ही है। ये नहीं, वो आज सर न्यू जनरेशन आप वाला तो नहीं है, लेकिन ये है कि फिर भी गलतियां तो हो ही गई हैं। सर आप एक कोशिश करिएगा ना, आप एक बार जाके अदानी इंटरप्राइजेज का चार्ट देखिएगा। 14 साल उसने स्ट्रगल किया है। आज वो एक तरफा जो चल रहा है ना, वो 14 साल की मेहनत का नतीजा था। बार बार गिर जाता था, बहुत बुरा हाल हो जाता था, फिर उठता था, फिर गिर जाता था। ऐसे ही बहुत से स्टॉक आपको मिलेंगे, बहुत सी कंपनियां, ऐसे ही बहुत से लोगों की जिंदगी भी मिलेगी कि 12 साल 14 साल खाली स्ट्रगल करते रहे और करते रहे, अचानक से उनको जो टेक ऑफ हुआ है तो उनको कोई रोक नहीं पाया। तो अब आपका टेक ऑफ का टाइम हो सकता है, लेकिन याद रखिएगा, सही चलने का एक ही मौका मिलता है। जी ठीक है सर। ठीक है जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। मिस्टर धन्यवाद। विजय, थैंक यू सर। मिस्टर विजय। थैंक यू विपिन भाई। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि जो आप ये स्पेसेस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उससे मेरे जैसे इन्वेस्टर को बहुत मदद मिल रही है। और खासकर जो आपने ट्वीट किए हैं, और जो जब मार्केट काफी नीचे थी उस समय इतना पैनिक था दिमाग में, तो आपके ट्वीट पढ़ के और उस समय मैं जो भी इन्वेस्टमेंट था उससे बाहर नहीं निकला, तो वो बच गया और आज वो सारा कुछ रिकवर होके और प्रॉफिट में है। तो पहले इसके लिए तो आपको शुक्रिया।
दूसरा छोटा सा सवाल ये था मेरा कि ये सारा जो खेल चल रहा था वो, और एनर्जी का खेल बहुत ज्यादा हुआ, यूक्रेन और रशिया, और जो प्राइसेस गया और ये सेटल हो गया, और इंडिया में भी अब क्रूड प्राइसेस चूंकि इंटरनेशनली डाउन है, तो ऑयल एंड गैस सेक्टर में, स्पेशली ऑयल मार्केटिंग सेक्टर की जो कंपनीज है, आईओसी, बीपीसीएल वगैरह, तो इनको तो अब प्रॉफिट हो रहा होगा, पहले जैसे लॉस दिखाया आईओसी ने पिछले क्वार्टर में, तो अभी प्राइसेस तो कम नहीं हुए हैं, तो दे मस्ट बी मेकिंग प्रॉफिट। तो इस सेक्टर के बारे में आपका क्या व्यू है, स्पेशली जो आने वाले समय के लिए? तो प्लीज, थैंक यू। हाँ जी, विनय आप कुछ बोलना चाहोगे इस पे? मैं अपना इनपुट विनय आपको दे देता हूँ। हमारे पास जितने भी ये ऑयल प्रोड्यूसर वाली, जितनी एनर्जी प्रोड्यूसर वाली जितनी कंपनियां थी, इनके पास का जो सेलिंग प्राइस, एवरेज प्राइस जो मिलता था वो बहुत ही वास्ट था। आज भले ही $90 के आसपास क्रूड चल रहा है या उसके नीचे चल रहा है, कोई क्रूड 80 है तो कोई 85 है तो कोई 90 है, बट इनकी एवरेज प्राइजेस बहुत बेहतर हैं और ये ऑलमोस्ट डबल है। अपवर्ड बायस कितना भी रहेगा, बीच बीच में झपकियां तो लगेंगी, फिर ये वापस ऊपर आ जाएगा, वापस हो सकता है 100 आ जाए ऊपर नीचे करके, बट ये एवरेज पिछली पूरी साइकिल का डबल है। तो एनर्जी सेक्टर पे बूम ही है, मुझे कोई वहां पे दिक्कत नहीं दिखती है। बाकी ये ऑयल मार्केटिंग में डिकंट्रोल होने के बाद भी जिस तरह से सरकारों का इंटरवेंट खत्म नहीं होता, ये बहुत डिसअपॉइंटिंग है, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है। ठीक है यार, मुझे तो, मैंने यही सोचा था कि चलो पेट्रोल तुम कितना भी महंगा कर दो, मैं तो कहता हूँ 500 रुपए का बेचो, लेकिन मैं एचपीसीएल बीपीसीएल के शेयर खरीद के वहां से मैं खर्चा निकाल लूंगा, मेरे लिए तो सब हो जाएगा प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन ये जिस तरीके से कंट्रोल करते हैं, डिकंट्रोल करते हैं, टैक्स लेते हैं तो खर्चा उधर लाद देते हैं, एकदम जिसको कहते हैं ना कि पालतू कुछ बना दिया है, मतलब कोई नाम नहीं लेंगे जानवर का, बेइज्जती हो जाएगी, बट कुछ पालतू टाइप का बना दिया है। तो मैं इस सब में कुछ भी इन्वेस्ट करने के मूड में नहीं, कुछ भी नहीं है, बहुत ही क्लीन। अगर कुछ दिखता है तो वो अपने फाइनेंशियल स्टॉक्स हैं जिसके बारे में बार बार कहा, ऑटो ने एक अच्छी रिकवरी दी और आगे भी देते रहेंगे, चलते रहेंगे, अभी तो कुछ नहीं है, सब शुरुआत है। लोगों को लगता है अरे इतना कैसे हो गया, तो भाई पीछे भी जाके देखो, उसके पहले भी इतना से इतना हुआ था, तो कुछ तो हुआ था, तो मार्केट में ऐसा होता है। तो मेरे ख्याल से इनसे दूर रहिए, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही कॉम्प्लेक्स सेक्टर है। आप ऑयल भी नहीं कभी किसी को ठीक से समझ में आता, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, इनसे दूर रहिए तो बेहतर है, ये एडवाइस है। ओके, थैंक यू विपिन जी। थैंक यू। नेक्स्ट मिस्टर गौरव। हेलो। हाँ जी। हाँ जी। सबसे पहले तो थैंक यू विपिन भाई एंड विनय भाई। एक्चुअली आपके ट्वीट देख के ही मतलब ऐसे कि पूरे मार्केट में कॉन्फिडेंस आ जाता था, तो वो एक बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। अच्छा, मेरा प्रॉब्लम क्या है ना कि मेरे पोर्टफोलियो में ना बहुत सारे स्टॉक्स रहते हैं। एक्चुअली मुझे कोई कहानी समझ में आती है, बेसिकली फंडामेंटली ओनली कोई भी कहानी समझ में आती है तो मैं उसको एक छोटा अमाउंट ले लेता हूँ उसका, फिर वो फिर क्या है, फिर दूसरी कहानी आती है, दूसरी स्टॉक ले लेता हूँ। इस तरह बहुत सारे स्टॉक्स हो गए हैं, तो अभी क्या है, वो ट्रैक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सो अभी क्या किया जाए, हाउ टू, मतलब वैसे तो मैंने कहीं पढ़ा भी था कि इवन जब पीटर लिंच को भी एक फंड में मैनेजर बनाया था और तो 300 स्टॉक करीबन थे उनके फंड में, तो उनको टारगेट था कि 150 करें, बट उन्होंने वो 450 कर लिए थे और उनका रिटर्न भी बहुत अच्छा गया था फंड का। बट समटाइम क्या है, वो ठीक है, फंड का तो अलग सीन है, वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, ट्रैक करते हैं, बट यहाँ पे ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। अब वो जब काटने लगता हूँ तो लगता है कौन सा काटूं, और बाई चांस जो काटता हूँ वही बढ़ जाते हैं, तो वो समझ नहीं आता किस तरह से किया जा सकता है ये। सो इस पे अगर आप कुछ बता सकें। थैंक यू। गौरव भाई। यस सर। जब हम निकलते हैं ना मार्केट में तो बहुत कुछ दिखता है, तो क्या हम हर चीज खरीद सकते हैं क्या? कि हम ये भी खरीद लें, वो भी खरीद लें? अगर आप सूटकेस खरीदने निकलते हो तो 4-5 ब्रांड दिखता है, आप उसमें कुछ सोचते हो, परखते हो और अपना कंफर्ट देखते हो,
और आप ले लेते हो। कपड़ा भी खरीदते हो तो बहुत सोच समझ के खरीदते हो, जूता भी करते हो तो पर्टिकुलर कुछ सोच समझ के। आप ऐसे कैसे खरीदारी कर सकते हो? स्टॉक में भले 400 है तो 4,000 कंपनी है, 5,000 है, कल को और भी आ जाएंगे। आपको कहीं तो एक अपनी लिमिट रखनी पड़ेगी हर काम में, हर चीज में। जब मैं कपड़े की दुकान पे जाता हूँ तो मुझे पता है मुझे ये 3 ब्रांड के अलावा कुछ और देखना ही नहीं है। बाजार में 300 ब्रांड है, मैं कैसे 300 ब्रांड देख सकता हूँ? मुझे बस 3 ब्रांड में रहना है, वो मेरी लिमिटेशन है और मैं उसमें खुश हूँ। तो मैं कहीं ना कहीं अपनी लिमिटेशन करूंगा। आप पहले ये देखो कि जो आप पढ़ रहे हो किसका बात आपको समझ में आता है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपको सबका बात समझ में आ जाता है, हर बिजनेस समझ में आ जाता है। तो ये सब तरीके से काम करने का कोई तरीका नहीं होता है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी आदमी 10 स्टॉक से ज्यादा मैनेज कर सकता है इंडिविजुअल लेवल पे, वो भी तब जब बहुत ज्यादा डेडिकेटेड हो। नहीं कर सकता 10 स्टॉक से ज्यादा। एक टीम होती है, जो प्रॉपर टीम होती है 4-5 लोग की, जहाँ पे फंडामेंटल टेक्निकल सब होते हैं। इनको आप 25 स्टॉक दे दो, उसमें ही हालत इनकी खराब हो जाएगी। क्योंकि एक्चुअली में हर इंडिविजुअल पे 25 स्टॉक जा रहे हैं। हमने कोई हिस्सा नहीं बांटा है कि 5 स्टॉक तुम कर दो, 5 स्टॉक तुम कर दो, क्योंकि वो सब इंडिविजुअल के परफॉर्मेंस की टीम है। टीम बनाई ही ऐसे जाती है। तो आप अगर इस तरीके से, जिस तरीके से आप सोच रहे हो कि कुछ भी पढ़ा कुछ भी खरीद लिया, तो ये तो फिर कुछ भी आपके साथ हो जाएगा, फिर आप झेलो। लेकिन अगर आपने डिसाइड किया हुआ है तो कहीं ना कहीं वो डिसीजन आपके काम आएगा, क्योंकि आपने हर चीज डिसाइड किया हुआ। तो डाइवर्सिफाई करने का ये मतलब नहीं, किसी ने कहा था कि जितना ज्यादा बांटोगे, जितना ज्यादा टुकड़ा करोगे उतना अच्छा रहेगा। तो उससे अच्छा फिर निफ्टी खरीद लो ना यार। 50 स्टॉक का अकेला बंच है, कोई भी ऊपर नीचे होगा आप तो बच जाओगे। तो वो क्यों नहीं खरीदते हो आप? निफ्टी खरीदो। फिर वहां पर आपके लिए प्रॉब्लम ये आएगी कि साहब इसका रिटर्न कम है। ऑब्वियसली कम है साहब, जीरो तो नहीं होता ना, नहीं सर, कहीं ना तो कहीं तो उसमें निकल जाते हैं। जो बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं ना वो स्मॉल कैप वाले होते हैं और स्मॉल कैप का स्मॉल फीस ऐसा कैप, कुछ है। हाँ। देखो आप जितना स्मॉल कैप में क्यों कोई जाता है, क्यों जाता है बताइए? स्मॉल कैप में मतलब आपको अगर 8 गुना 10 गुना चाहिए, मल्टीप्लाई चाहिए, तो आप स्मॉल कैप ही देखोगे। अभी रिलायंस 12 लाख करोड़ का मार्केट का वाली कंपनी, मतलब हो सकता है एक करोड़ का मार्केट है वो जाए, 90 लाख करोड़ का मार्केट है वो जाए कभी, बट वो बहुत एक स्लो स्टोरी रहेगी। तो स्मॉल कैप में वही है कि अगर बहुत ज्यादा रिटर्न चाहिए होता है आप कम पीरियड में, तो आपको लगता है कि, और जनरली रिटेल जो इन्वेस्टर हैं वो ज्यादातर स्मॉल कैप में ही, स्मॉल कैप मिड कैप में ही घुसते हैं, जस्ट फॉर गेटिंग क्विक रिटर्न। तो आपको ये भी एक डेटा पता होगा कि 95% कैश इन्वेस्टमेंट में भी लूजर है, जस्ट बिकॉज ऑफ स्मॉल कैप मिड कैप। राइट सर। तो सारे सवाल के जवाब तो आपके पास खुद ही है। लेकिन सर बस वो एक हिम्मत नहीं होती कि मैं अपना स्टॉक काटूं। मतलब अभी क्या है, जो स्मॉल कैप में लगाते हैं, ऐसा नहीं कि वो गिर गया है कुछ है, बट वो कंसोलिडेट करने की हिम्मत नहीं होती, बस वो एक था। और ये उसकी शिकायत नहीं है, ये शिकायत तब होगी जब आपने सपोज, अभी आपका पोर्टफोलियो का वैल्यू कितना होगा कैश में? सर कैश में होगा 20 लाख के आसपास। तो जब 20 लाख का 5 लाख या 2 लाख 3 लाख बचेगा ना, तो उस दिन से आपको पता चल जाएगा कि स्मॉल कैप का खानदान कितना खराब होता है। क्योंकि यहाँ 90% गिरना बहुत कॉमन सी बात है गलती में। अभी तो आप बुल मार्केट में आपको लग गया है, ये चस्का तब लगेगा, ये नुकसान तब होगा जब आप और पैसे कहीं से इकट्ठा करोगे और कमाई लगाओगे। ये 20 लाख का 30 लाख कर लोगे, 40 लाख कर लोगे, और पता चला और एक्स्ट्रा पैसे लगाए 50 लाख। जिस दिन 50 लाख गिरना शुरू करेगा और एक दिन में गिरा 10%, तब 5 लाख का लॉस कवर करने का मन नहीं करेगा। सोचोगे कल बेचेंगे, अभी ये मार्केट रिकवर कर जाएगी, फिर वो 5-5 लाख करके घटेगा और वो 50 लाख से 5 लाख पे आके रुकेगा। सही बात है सर। ये मतलब टोटल जो पोर्टफोलियो है उसमें ऑफ कोर्स मैं 10 लाख तो मतलब उसमें रखता हूँ लार्ज कैप में। बाकी छोटे छोटे जो मतलब उनका बहुत कम वैल्यू होता है, जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे 100-150, मतलब उनका कम वैल्यू होता है। बट वही है कि मैं थोड़ा सा इस चक्कर में मैं थोड़ा सा ट्रैक नहीं कर पाता, मुझे अच्छा नहीं लगता खुद को। अच्छा गौरव, एक चीज बताना, उसमें से एक कंपनी का ये नाम बताओ जिसका आपको ये पता है कि हाँ इसका ऑफिस देखा है मैंने। ऑफिस का तो मतलब ऑफिस या फैक्ट्री, तो मुझे पता रहता है जो भी है मैन्युफैक्चर, अगर मैन्युफैक्चरर होगा तो फैक्ट्री होगी, और अगर सर्विस प्रोवाइडर होगा तो ऑफिस होगा। तो अगर आपके पास
25-30 अगर आपके पास या 10-15-20 जो भी स्मॉल कैप है, किसी किसी का ऑफिस देखा है आपने? नहीं ऑफिस में देखा, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि जो भी मैंने स्मॉल कैप लिया है उसकी हमेशा मैंने एक बार बैलेंस शीट और पीएनएल देखा है, मतलब इतना मैं कह सकता हूँ जो भी मैंने स्मॉल कैप लिया है, क्योंकि बीइंग ए प्रोफेशन में मतलब समझता हूँ चीजों को, तो मैं फंडामेंटली ही लेता हूँ, कोई लेता हूँ तो। आपने बात आप ये साबित करना चाह रहे हो कि मैंने टिंडर प्रोफाइल देख के फाइनल कर दिया कि इसी से शादी करनी। आपको ऐसा लगता है कि जिसने कागज पे लिखा है वो झूठ हो ही नहीं सकता? हाँ नहीं सही बात है सर, ऐसे तो आपको कैसे लगता है कि आपको पता है कि सत्यम में कई सौ करोड़ रुपया का बैलेंस था ही नहीं, और बैलेंस शीट चल रही प्रॉपर सर्टिफाइड, और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी चार्टेड कंपनी उसको सर्टिफिकेट दे रही, बैलेंस शीट बना रही, जिसके ऊपर मुकदमा भी हुआ फर्जी बनाने का। और उसके बावजूद आपका हिंदुस्तान पे या लोगों पे या इंसानियत पे जो भरोसा है, उस भरोसे को देख के मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं वो सही बात है सर, आपको मुझे पता है, इवन आई हैव वर्क फॉर बिग फोर, तो वो मुझे पता है उसको, मतलब उसकी फेक एफडीज थे और वो आईटी से रिलेटेड फ्रॉड था काफी, बट वही है, मतलब ऑफकोर्स आप स्मॉल कैप मिड कैप देखोगे तो 90% ऑडिटर तो सबके ऐसे मिले-जुले होते हैं मैनेजमेंट से, ऐसा कुछ। अच्छा ये बताओ, आप ऑफिस में जॉब करते हो ना? हाँ जी। या बिजनेस? ऑफिस में जॉब करते हो? कोई हाँ जॉब, कोई कलीग होता है, अगर अचानक से इमरजेंसी, जिससे कोई खास पता नहीं है, उसका घर वर नहीं पता है और इमरजेंसी है, रो रहा है, 20,000 रुपया मांगता है, दे देते हो? हाँ मतलब अगर इमरजेंसी कुछ है तो फिर वो देखा जा सकता है ऑन, अगर जान पहचान का है तो कुछ उसको जान पहचान ना। हाँ आ गया ना जान पहचान। जान पहचानी सर। तो 20,000, अब जिसको जानते पहचानते नहीं उसको 10,000 भी नहीं दोगे, 5,000 भी नहीं दोगे, सच्चाई है। राइट सर। तो बस आपके सवाल के जवाब है, जिस कंपनियों के बारे में ठीक से नहीं जानते हो, उस कंपनी में 1 रुपया मत लगाना। वो तो ऑफिस का लड़का है, मिल जाएगा, पकड़ा जाएगा, या कंपनी ना पकड़ी जाएगी। हाँ वो है वो तो है। तो वहां से सीखो, अपनी जिंदगी से के पहलुओं से सीखो कि हमको वहाँ स्टॉक मार्केट में कैसे करना है। वो वहाँ ज्यादा खतरनाक है, वहाँ बड़े बड़े बेईमान है, बड़े बड़े घाक है। तो आप ऐसे नहीं कर पाओगे जब आपको खाने पे आ जाएगा। अभी आपको वो सारी पिक्चर नहीं पता है कि 30% कंपनी गायब हो जाएगी जिस दिन ये बुल मार्केट खत्म होगा, चाहे 8 साल बाद खत्म हो। 30% कंपनी के खून खानदान का भी नहीं पता होगा। राइट सर। ठीक है, ठीक है। एक चीज और पूछना था। मैं सिर्फ एक चीज सिखाता हूँ, जो नियम आपकी जिंदगी में ऐसा आए कि आपके पास टोटल बैंक अकाउंट में 10 लाख है, और अगर कौन से पैरामीटर पे आप अपना 5 लाख रुपया उधार दे दोगे, उसको कौन हो, आपका किस लेवल का जानकार हो, जिसके बारे में आप जानते हो कि आप इस कंडीशन पे कोई इंसान खरा उतरे तो मैं 5 लाख रुपया उसकी मदद कर दूंगा उसकी किसी परिस्थिति में। वही पैरामीटर कंपनी को चूज करते वक्त लगाना। इसको चार्ट पे देख के और आप लाल हरा देख के या किसी का टिंडर का प्रोफाइल देख के मत करो। बस वही पैरामीटर पकड़ना कि जिंदगी में आप क्या करोगे। 10 लाख मेरे पास मेरी जिंदगी भर की मेहनत की कमाई है, 5 लाख रुपया मुझे किसी की मदद करनी है इंसान की, तो वो कौन इंसान होगा? मैं अपने साले को दे सकता हूँ, मैं अपने जीजा को दे सकता हूँ, मैं अपने दोस्त को दे सकता हूँ, किसको दे सकता हूँ? कौन सा पैरामीटर होता है जिस पर आप वो विश्वास पैदा करें और वो 5 लाख रुपए उठाए और बिना टेंशन के दे दें? वो पैरामीटर के हिसाब से आप जाके कंपनी चूज करना शुरू कर देना। आपको कसम से 1 रुपया का नुकसान कभी बाजार में नहीं होगा। बहुत सही बात, बिल्कुल सही बात। सर एक चीज पूछना था और, मतलब आप अलाउ करें तो, एक डिफेंस सेक्टर में आपको कौन सी कंपनी अच्छी लगती है अभी इस लेवल पे? कोई नहीं, स्टॉक स्पेसिफिक नहीं है गौरव जी। नहीं पूछ लेने दो। डिफेंस में कोई पसंद नहीं है, स्टॉक स्पेसिफिक कुछ भी नहीं है। ओके, आई एम सॉरी। ओके, नो इशू सर। थैंक यू सो मच सर, विपिन जी, विनय जी। नवीन जी, मिस्टर नवीन, मिस्टर ग्रेजर। हेलो हेलो एल्गोबाफिन जी, मैंने आपको पहले भी स्पेसेस में सुना था बहुत पहले, एंड
आपकी एनालिसिस बहुत अच्छी रहती है। तो बट लाइक मैं बस एक स्टूडेंट हूँ, मैंने ऐसे ही मतलब इसमें डैबल किया था थोड़ा-सा, क्योंकि मतलब ऐसे क्या बोलते हैं, लॉकडाउन के टाइम पे ऐसे ही मैंने 2021 में थोड़ा-सा पैसे लगाए थे। अभी तक कुछ लॉस तो नहीं हुआ, बट लाइक इफ आई मैंने वो विप्रो लिया था जो 600 के टाइम, मतलब उस टाइम पे 600 के अराउंड चल रहा था, तो मैंने लिया था। उसके बाद मैं अभी जो थोड़ा बेयरिश टाइप का हो गया था, तो मैं उसको एवरेज कर रही थी, लेकिन फिर भी वो जो है 400 के आसपास से उठता ही नहीं है। तो मुझे क्या करना चाहिए? मैंने ज़्यादा इन्वेस्ट तो नहीं किया, बट 30,000 मैंने इन्वेस्ट किया है। मतलब मुझे कोई शॉर्ट टर्म गेन्स भी नहीं चाहिए, ऐसे रखा हुआ है। तो व्हाट डू यू सजेस्ट? मैंने किस स्टॉक का नाम लिया इन्होंने? विप्रो। विप्रो, ओके। विप्रो में आपने बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं इन्वेस्ट किया है, ये अच्छा है। और आप इसमें एसआईपी की तरह इन्वेस्ट करते रहिए, 1,000 रुपया 2,000 रुपया हफ्ते में, और इसको कंटिन्यू करिए। आगे बहुत अच्छा मिलेगा, बहुत बड़ा मूव मिलेगा। लेकिन आपको कंसिस्टेंसी वाले इन्वेस्टमेंट में जाना पड़ेगा, या यूं कहिए कि आप रोज 500 एक शेयर खरीदें पर डे एक शेयर खरीद लीजिए। मेरे ख्याल से वो आपको एक अच्छा मंथली इन्वेस्टमेंट दे देगा। अगर विप्रो में पसंद है तो आप पर डे खरीदना शुरू कर दीजिए, बहुत अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। अभी आईटी में कोई खास ऐसा काम नहीं हुआ, हमें आगे बहुत बड़ी ग्रोथ मिलनी है। ओके सर, थैंक यू सो मच। देखिए, ब्रांडेड स्टॉक में अगर आप ऐसा कर लें कि हमें कुछ नहीं आता और हम पर डे एक शेयर खरीद रहे हैं ना, बहुत अच्छा फार्मूला है, बहुत ही अच्छा फार्मूला है। आपको पता होगा कहीं पे भी एक अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, चलो तो 50% निकाल दें, लेकिन वो पर डे एक शेयर खरीदने का प्रोसेस कंटिन्यू रखें। इट्स अ बेस्ट ब्यूटीफुल एसआईपी चलाने की टेक्निक है। ओके सर, थैंक यू सर। जी, हेलो विनय भाई आपको रिक्वेस्ट भेज दिया मैंने। हाँ मिस्टर समीर, आपको वापस देता हूँ मैं, आपके पहले एक जन आईफोन कर रहा हूँ। मिस्टर नवीन। ओके मिस्टर नवीन आप हैं? मिस्टर नवीन, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप डिस्कनेक्ट करके वापस आइएगा। मिस्टर राम। मिस्टर राम, आर यू देयर? ये भी नहीं है। मिस्टर राम, आर यू देयर? Are you able to hear me now, Yes, Vinay? yes, please. Oh, okay. Yeah. First of all, Vipin and Vinay, thanks a lot for your continuous updates on charts and all the fundamentals. So now we are able to, from my side, I'm able to now connect all the dots. Earlier, I used to rely on the technical analysis, but which used to give a lot of fake breakouts but all these news which you're sharing are really useful to me. So I have a couple of questions. First is to Vipin, I heard him saying last time that if we blindly follow someone and we may even end up in loss in future. So can you please suggest how we should improve at our knowledge, at the same time following you guys and learning things, and what is the most important thing as a first priority in gaining that knowledge? That's one question. And second thing is, the current trend is definitely bullish, and you guys were the first to find, very few actually, to find that it is at the bottom and it's gonna flourish actually. So what is the important thing that we should keep an eye to see that the trend is reversing, just in case actually? And the last question is, I have, for example, a mixed portfolio of autos and banks, and which is quite good. But if I want to invest a more amount on a secure thing, such as ITC, assuming it is at the minimal risk, so how would you suggest me to invest actually? In what fashion? Thanks to both. विनय भाई, हाँ मिस्टर राम, आप एक बार एक एक करके सवाल पूछे, मैं बताता हूँ, बोलिए प्लीज।
If you, I mean, like Vipin said, like once that if blindly follow someone, we may end up in loss. And so I'm asking, like, what is the most important thing to gain, actually, to look into for the knowledge purpose? देखिए सर, फर्स्ट आई आंसर दिस क्वेश्चन। बेसिकली आप किसको ब्लाइंडली जब फॉलो करते हैं, यू डोंट नो देयर बायस, यू डोंट नो देयर पोजीशंस, यू डोंट नो व्हाट ही इज लुकिंग एट, राइट? आप किसको फॉलो कर रहे हैं तो ब्लाइंडली मतलब उसका लॉजिक तो रहना चाहिए ना कुछ तो, कि बंदा क्या क्यों बोल रहा है, क्या बोल रहा है। समवन जस्ट आके बोलेगा इसको खरीद लो, उसको बेच लो, उसको उसके ऊपर एक्ट करना, इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज नॉट राइट, यू नो, जस्ट टू एक्ट blindly. You have to do your own research. Some people might have long positions or short positions, they might be, you know, have a view, क्योंकि बायसनेस ह्यूमन नेचर है। बायसनेस जो आपकी पोजीशन रहती है, इंसान वही बात करता है, चाहे रियलिटी कुछ और हो। तो यू शुड नॉट फॉलो द, यू शुड जस्ट चूज योर, यू नो, पीपल हु आर फॉलोइंग। आप सुनो सबकी, बट यू हैव टू वेरीफाई कि जो बोल रहा है हो रहा है क्या, लॉजिक है क्या इसमें। बिकॉज इफ यू आर मिसगाइडेड, क्योंकि बहुत मिसगाइडेंस होता है, कोई अपने बायस के हिसाब से बोलता है या बताता है, या वो तरीके से चार्ट देखता है, जैसा सामने चार्ट सेम रहता है या स्थिति सेम रहती है, मगर जो देखने का नजरिया कुछ और रहता है सबका। तो दैट इज द रीजन दैट यू हैव टू फॉलो, नॉट फॉलो पीपल ब्लाइंड। Okay, yeah, got your point actually. दूसरा सवाल क्या था सर आपका? Second one is about like the current trend, अभी जो भी trend जा रहे हैं actually. So what is the important thing which we should be looking at to see that it is reversing just in case? What do you think is the most uh, important factor? सर राइट नाउ देखिए, आप अभी जो आप पहले भी कह चुके हैं कि जो पहले की जो रैली आई थी 2020 से 21 में, वो लिक्विडिटी ड्रिवन रैली थी। उसके बाद जो करेक्शन आया था मार्केट्स में, दैट वाज मोर ऑफ लिक्विडिटी, जो एक्सेस लिक्विडिटी मार्केट्स में रहती है वो निकल रही थी। अब वो वॉर का समझ लीजिए, इन्फ्लेशन का समझ लीजिए, मार्केट में जो होना है वो होता है, रीजन अपने आप आते हैं बाद में, ठीक है। So now every country has its own fundamentals. For example, the Western markets are not performing as good as the Indian market. The Asian markets also, some are performing well, some are performing bad. सबके अपने अपने इश्यूज है। ताइवान का अपना इशू है, चाइना का 4-5 साल से खराब चल रहा है। अभी पूरी दुनिया में आप देखेंगे, अगर आप फंड मैनेजर रहते हो, तो पूरी दुनिया में क्या कहाँ पे स्टेबिलिटी किधर है, एक तो पॉलिटिकली नंबर 1, नंबर 2 कहाँ पे आपको बिजनेस एनवायरनमेंट इज गुड, वेयर डिमांड विल बी गुड, यानी फ्यूचर कहाँ बेहतर लग रहा है। आज की डेट में तो इंडिया ही लग रहा है आपको। तो जो पैसा, सबके पास जो पैसा रहता है, वो ऑब्वियसली वो पैसा कहीं ना कहीं तो जाएगा। सब कोई जो फंड मैनेजर रहते हैं, जो इन्वेस्टमेंट, जो बैंकर्स रहते हैं, दे नॉट कीप द मनी एट द बैंक्स एंड वॉलेट्स ना, दे हैव टू इन्वेस्ट इट समवेयर। तो इंडिया की स्टोरी जो है अभी सबसे अच्छी लग रही है, तो पीपल आर यूजिंग इन इंडिया, फंडामेंटल एस्पेक्ट टू इट ना। आप बोलते हो ट्रेंड चेंज कब होगा, कुछ ब्लैक स्वैन हो गया, कुछ वर्ल्ड हो गया, जैसी चीज हो गई जो एक्सपेक्टेड है। आज की डेट में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है या महंगाई का चल रहा है, वो ऑलरेडी प्राइस में है, इतना मार्केट घट चुका है। फॉरेन अंदर इंडिया में भी 40-50% का स्टॉक्स में करेक्शन है। ऐसा नहीं कि कोई करेक्शन हो नहीं है। आप इंडेक्स 50 के अंदर 15% का करेक्शन आया, बाकी सब स्टॉक में 50-60% का करेक्शन आया है। तो दैट इम्पोर्टेंट। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 80-90% करेक्शन हुए थे स्टॉक, 70%, वो 40-50% तो करेक्शन आपको है इसके अंदर। तो आई थिंक टू सी, जब तक कि कुछ ब्लैक स्वन इवेंट नहीं होता, आई थिंक द मार्केट फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, और अगर कुछ रहता है, दैट वी हैव टू सी कि बाहर कैसा कर रहा है, फिर उसको इंडिया का मार्केट कैसा कर रहा है। तो अब तो देयर इज नो, अभी लगता है कि इंडिया का मार्केट जो तरीके से, आई थिंक काइंड ऑफ stock, not only indexes, stocks. I think Indian market के अंदर those confidence, it's not some decoupling, कुछ बेवकूफ बना रहे मार्केट्स में, it shows the money flow basically, और कुछ नहीं। तो I think can be confident. Okay, yeah. And my last question is like I have a mix of portfolio, like some blue chip. All I have all blue chips for coming from auto industries and as well as banks. And okay, and they look good based on your charts and the current news and all the So performance. you have But if I, the market portfolio, that's good. yeah. So, and suppose if I want to invest more of the, for example, if I have a capital of 10 lakhs, and if I want to invest more, taking a bit more of risk, I may go for a defensive stock like ITC, assuming it is pretty solid at the current levels and has a good projections for future. So, what is the best way of like investing? Should I invest all in one go at the moment now, assuming there is a lot of growth left, or should I keep investing in bits actually, since it is a bit overboard of my whatever is the current budget actually?
वाले